ओके, कल हम बात कर रहे थे क्वेश्चन पे, कुछ पूछना हूं आपको उसमें पहले। आज कुछ नए क्वेश्चन मुझे नहीं करने आपके साथ, जो मैं ब्रीफ किया था। आज हम बात करेंगे उन टेल एंड वर्ड्स पर, या कैसे राइटिंग इंप्रूव करनी चाहिए अपनी, उस पर बात करेंगे। क्या क्या चीजें होनी चाहिए राइटिंग स्किल के अंदर। चलिए, तो आज हमें नए क्वेश्चन नहीं करने हैं कुछ, तो पीपीटी का भी ज्यादा रोल नहीं होगा आज। कल हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें कुछ पूछना हो पहले आपको। कल हमने शायद 5 या 6 क्वेश्चन किए थे, उसमें कुछ पूछना हो। 5th क्वेश्चन तो हमने किया था, 6th नहीं किया था, तो 6th में दिया भी नहीं आज, बस काम खत्म। वो गायब हो गया, बाद में बात करेंगे अभी उस क्वेश्चन पे समय मिलेगा तो। आज को मैं क्वेश्चन करने की मूड में नहीं हूँ। आज हम बात करेंगे आपके साथ हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, या क्या कीवर्ड्स मेरे को क्या चाहिए होते हैं आंसर राइटिंग में। बात करें हम लोग आंसर राइटिंग के बारे में, क्या कीवर्ड्स हमको चाहिए आंसर राइटिंग में, क्या होना चाहिए अपने आंसर के अंदर कि एक आंसर अच्छा लगे, एक अच्छा आंसर दिखे मुझे अपना आंसर। तो कुछ कीवर्ड्स आप देख रहे हैं वैसे स्क्रीन के ऊपर, एक एक करके बात करें इनका रोल क्या है आपके आंसर राइटिंग में। सबसे जरूरी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपके इस आंसर कुकिंग का, वो है आपका लैंग्वेज, आपकी भाषा। भाषा में गलती नहीं होनी चाहिए, भाषा सिंपल होनी चाहिए। हर कोई बोलता है लैंग्वेज मस्ट बी सिंपलिस्टिक, मस्ट बी क्लियर, मस्ट बी कहना चाहिए मुझे एरर फ्री, मैं कहूं तो अच्छा रहेगा शब्द। यहां पर आपकी भाषा में कोई गलती होगी तो एग्जामिनर माफ नहीं करता है। याद रखिएगा, आप हिंदी में हैं, इंग्लिश में हैं, मराठी में हैं, तमिल में हैं, विच एवर मीडियम आपका जो भी है, अगर आप उसमें लैंग्विस्टिक गलती करेंगे, व्याकरण की गलती करेंगे, मात्राओं की गलती करेंगे, स्पेलिंग एरर करेंगे, एक आध लिमिट तक चल जाता है, एक आध वर्ड चल जाता है, एक पेज पर एक लाल निशान चल जाता है, हर एक पेज पर 5-6 बार निशान गलती करेंगे, माफी नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ग्रामेटिकल गलतियां नहीं करनी है। कुछ भी हो जाए, आपको लगता है गलतियां कर रहे हैं तो इंप्रूव करना चालू कर दीजिए। ये इंप्रूव का अच्छी बात है, आपको यहां गलतियां कर लेंगे, एग्जाम में गलतियां मत कीजिएगा। तो प्रयास कीजिए कि एटलीस्ट आप ग्रामर की गलतियां ना करें। तो ग्रामर या व्याकरण, जो भी आप कह लीजिए इसको हिंदी अंग्रेजी में, व्याकरण की गलतियां, वर्तनी या लैंग्वेज हिंदी में आप लिखते हैं तो भाषा मात्राओं की गलतियां ना करें। इंग्लिश में स्पेल सही लिखें आप, जरूरी है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए आपकी, अदरवाइज एग्जामिनर नंबर काट सकता है। तो ग्रामर वहां भी सही चाहिए, वहां भी स्पेलिंग होनी चाहिए। आप इसको कैसे करेंगे इंप्रूव, ये आपका है सेक्शन है, मेरा बताना काम नहीं है ये कि मैं इंप्रूव कराऊं आपको वहां पर। लेकिन फिर भी अगर जो बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं तो उनको एक मैसेज देता हूं हमेशा, या ट्राई करो कि आप एक पेपर उठाओ, न्यूज़पेपर कोई सा भी, आर्टिकल को पढ़ा आपने, ट्राई करो उसके वर्ड को कॉपी करना चालू करो, उसमें जो गलतियां नहीं होती हैं आपको भी समझ आएगा कि शब्द कैसे लिखा जाता है। 5, 7, 10 दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, गलतियां ग्रामर ही खत्म हो जाएंगी, कम से कम व्याकरण की या वर्तनी की या इसकी मात्राओं की जो गलतियां होती हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो प्रयास कीजिए, शुद्ध हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छी हिंदी लिखिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए, उसमें गलतियां नहीं चल सकती। तो पहला पॉइंट मेरा हमेशा होता है कि भाषा की गलतियां नहीं चलेंगी। याद रखिएगा, एग्जामिनर बहुत नाराज होता है यदि आप भाषा की गलतियां करते हैं। एक हिंदी माध्यम का छात्र हिंदी गलत लिखेगा तो उससे कोई माफी नहीं मिलेगी। कंटेंट तो बहुत दूर की बात है यार, कंटेंट, फॉर्मेटिंग, आंसर, मैप सब कुछ बना दिया आपने, गलत भाषा लिखी है, नहीं करेगा एग्जामिनर चेक। मेरे आज तक इतिहास में एक भी अच्छा छात्र नहीं आया जिसका व्याकरण अच्छा ना हो, गलतियां करता हो, वो सिलेक्ट हो गया हो। तो पहला काम आपका है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी में कॉपी चेक कर लेता हूं, उसके बाद अपनी खुद भाषा सुधारिए आप, लेकिन गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये 3 भाषाएं मुझे आती हैं तो मैं चेक करता हूं कॉपियां तीनों में, लेकिन भाषा तो आपको सुधारनी पड़ेगी, वो मुझे नहीं आती। लेकिन फिर भी प्रयास कीजिएगा कि आप अपने स्तर पर इसको सही कर पाए। और बेस्ट वे है, आर्टिकल उठाइए, एडिटोरियल उठाइए, एडिटोरियल में जो कहा गया है आप खुद लिखिए बैठकर, तो आप जज कर पाएंगे आपने कितनी गलतियां सही की यहां पर। उसको पढ़िए, रटिए उस व्याकरण को, उसको रट लीजिए पहले, फिर खुद लिख के देखिए आपने क्या लिखा, आपने क्या पढ़ा था। क्योंकि ये जो लिखा है, मान लीजिए कि आर्टिकल लिखा है, अब मैंने यहां लिखा प्रमाणीकरण, अब दिन में 10 बार देखेंगे, 10 दिनों तक लगातार देखेंगे तो शब्द आपको लिखना अपने आप ही आ जाएगा। विजुअल मेमोरी होती है आपकी, अगर आप गलत भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको 10 दिन देखते रहेंगे यहाँ पर तो आप धीरे धीरे सही लिखना सीख जाएंगे। तो विजुअल मेमोरी का उपयोग कीजिए, एडिटोरियल डेली पढ़िए, एडिटोरियल में क्या क्या शब्द आए हैं कॉपी कीजिए, उनको अपने एज इट इज कॉपी कीजिए, अपने आप गलतियां दूर हो जाएंगी। तो बेस्ट वे है इसको सही करने का। लोगों ने एक्सरसाइज की है हमारे साथ और सही भी किया हिंदी को। तो पहली गलती जो नहीं होनी चाहिए वो है भाषा की गलती। हिंदी, अंग्रेजी जो भी आप मीडियम में लिखते हैं, लेकिन जरूरी है लिंग्विस्टिक एरर नहीं होनी चाहिए, भाषा साफ होनी चाहिए। सुंदर की बात नहीं होती, हैंडराइटिंग पढ़ने में आनी चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं हैंडराइटिंग बहुत ही मोती झड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए उसमें, लेकिन कम से कम पढ़ने में आनी चाहिए। पढ़ने में कहां नहीं आनी चाहिए, जब आप 19वां या 20वां सवाल लिखते हैं एग्जाम कॉपी में, वहां पर आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें कि जो समझ में ना एग्जाम में क्या लिखा है आपने। मतलब पहला क्वेश्चन आप लिखते हैं आराम से, बकायदा वर्ड टू वर्ड आराम से लाइन खींचते हैं, उसके बाद हिंदी में, इंग्लिश में आप ध्यान रखते हैं कि पढ़ने में आ जाए।
क्वेश्चन 2, 3, 4 अच्छे लिखते हैं आप। 5 में आते थोड़ी स्पीड बढ़ने लगती है, 1 घंटा बीत चुका है, 5 ही क्वेश्चन हुए, 15 करने 2 घंटे में, थोड़ी स्पीड बढ़ती है। और फिर 11, 15, 12 के आसपास आते जाते स्पीड बढ़ जाती है और मैक्सिमम पहुंच जाती है। और जब लास्ट 5 मिनट बचे और 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो 19 और 20 वही क्वेश्चन होते हैं ऐसे करने वाले जो लास्ट 5 मिनट में करने होते हैं आपको। वहां पर जो हैंडराइटिंग लिखी समझ में ना आए, कोई समस्या नहीं है। एग्जामर समझ चुका है कि आपको कंटेंट आता है, वो आपके अनुभव को आधार पर नंबर दे देगा इसको। तो चिंता मत कीजिए, पढ़ने में ना आए, परेशानी मत होइएगा हैंडराइटिंग कि मैंने लिखा है यहाँ पर व्याकरण, तो उसके ऊपर लाइन खींची क्या नहीं खींची, मैटर बिल्कुल नहीं करेगा। ना समझ में आए बिल्कुल शॉर्ट में लिख दीजिए, व्याकरण आके लिख जाइए, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर सब गलतियां माफ होती हैं लास्ट क्वेश्चन में आके, लेकिन पहले क्वेश्चन में नहीं। पहले दूसरे क्वेश्चन में एग्जाम को जज करता है कि आप क्या कॉपी लिख रहे हैं। तो पहला प्रयास कीजिएगा भाषा अच्छी हो, एटलीस्ट कुछ प्रारंभ के प्रश्नों में। जो मेरी टीम उनको मैंने गाइड कर रखा है इस प्रकार से, या कोई भी कॉपी चेक होने आए, देखो पहले 3-4 क्वेश्चन में भाषा ठीक होगी, लास्ट में आते थे बच्चे खींचते हैं आंसर को, तो उसके आधार पर नंबर ना काटे जाए। जैसे यूपीएस चेक करता है वैसा कोई कॉपी चेक कर पाए। तो पहला काम होना चाहिए भाषा के स्तर पर गलतियां ना हो, साफ लिखें भाषा। अंतिम क्वेश्चन में आकर कैसे भी खींचें, कोई मना नहीं करेगा। दूसरा जो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है भाषा को लेकर बच्चों का, कि खासकर हिंदी माध्यम में, कि सर जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं वो लिखना है क्या नहीं, देवनागरी में लिखें, या लाइक मैंने कहा आपसे, मैंने मैप लिखना है तो मैप ऐसे लिखूं मैं, या मैं देवनागरी में लिखूं, या मैं हिंदी में नक्शा, ये उर्दू वर्ड है, फारसी वर्ड है नक्शा, ये लिखूं मैं, या मानचित्र लिखूं हिंदी का शब्द। ठीक है, आप कुछ और लिख सकते हैं, मैं संविधान लिखूं, कॉन्स्टिट्यूशन लिखूं, या आइन लिखूं, या मैं कुछ और लिखूं, जमहूरियत लिखूं, लोकतंत्र लिखूं, या कुछ और लिखूं। डिपेंड करता है कि आपकी भाषा शैली क्या है। लेकिन प्रयास कीजिए कि अगर हिंदी का शब्द है उसके लिए, जो कि एक आसान शब्दों की श्रेणी में आता है, आप यूज कर सकते हैं। प्रारंभिक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, 19-20 पे आ गए, ये चलेगा, ये भी चलेगा 19-20 में, वहां पर आपकी गलतियां माफ हो जाती हैं आपकी। एग्जामिनर समझता है कि आप पे प्रेशर है, नहीं याद आ रहा हिंदी शब्द, कोई बात नहीं। प्रारंभ के शब्द क्वेश्चन में उम्मीद करता है एग्जामिनर कि आप हिंदी लिखें, और कई शब्द होते हैं जिनका हिंदी है ही नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे बात भी कर रहा था किसी क्वेश्चन पे, मान लीजिए मनरेगा लिखना है मुझे, तो मनरेगा में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लिखते लिखते तो 2 साल लग जाएंगे। तो बेहतर है हम लोग शॉर्ट में लिख दें मनरेगा, अगर ये चलता है, या नहीं तो एमजी नरेगा याद आता है, चलेगा, इसको भी इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं आराम से। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो सच्चाई अपने आप में जो बदलने वाली नहीं है, इसका एक ही मतलब है, उसको आप यूज कर सकते हैं। नहीं आपने लिख दिया बीओपी अगर कहीं शॉर्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट के चक्कर में, तो ये हो जाएगा बैलेंस ऑफ पावर भी, और एग्जामिनर नंबर काट लेगा आपको। तो शक्ति संतुलन लिखिए आराम से, वहां पर बैलेंस ऑफ पावर लिखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखिए, जो भी आपको लगता है शब्द है, उसका यूनिवर्सल शॉर्टकट नहीं है ये बहुत सारी चीज होता है बीओपी का मतलब। तो ध्यान रखिए आपको क्या शॉर्ट में करना है, क्या नहीं करना है। तो भाई ये बात हमारी यहाँ पर, तो इस प्रकार के आप यूज कर सकते हैं शब्द, यूनिवर्सल शब्द है ये। एमजी नरेगा यूनिवर्सल, इसका और मतलब नहीं है, एक ही मतलब है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके नंबर नहीं काटे जाते हैं, कुछ एक बार, लेकिन फ्रिक्वेंट आप करेंगे ये काम तो एग्जाम में नंबर काटना चालू कर देगा, तो उस पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। तो इसलिए कई हमारे संस्थान में कहा जाता है कि आप पहले दिन से ही आप ऐसा लिखो, जबकि कुछ हद तक एग्जामिनर मान लेता है कि आप ऐसा भी चल सकता है। क्लियर है मुझे यहाँ पर। तो भाषा में अब सोची बात, हम लोग बोलते हैं हिंदी भाषा बोलते हैं, हमारी भाषा में हिंदी में उर्दू शब्द भी हैं, फारसी भी है, और कुछ आप जाएंगे तो और भाषाओं के शब्द मिल जाएंगे। अब मेरा सर दर्द हो रहा है, अब सर भी उसमें फारसी है, दर्द भी उसमें फारसी है, फिर भी लिख के एग्जाम में आ जाते हैं, मानते अच्छा लिखा है। तो निश्चित तौर पे आपको ऐसी हिंदी बनानी पड़ेगी जिसमें भाषा यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा करेंगे तो नंबर कट सकते हैं। तो प्लीज हिंदी व छात्रों की बात में करूं यहाँ पर्टिकुलरली, तो प्रयास कीजिए, नक्शा लिखना भी गलत नहीं होगा, लेकिन मानचित्र है तो अगर शब्द है तो लिखिए इसको आराम से। अगर आप एनपीए ऐसा शब्द लिखते हैं तो ये गलत नहीं माना जाएगा, एक बड़ा यूनिवर्सल इशू बन गया एनपीए, चल जाता है शब्द आज के, ये गलत नहीं माना जाएगा। और ज्यादा बेहतरी के लिए आप एक बार लिखिए गैर निष्पादित परिसंपत्तियां ब्रैकेट में एनपीए, उसका एनपीए यूज करते रहिए आराम से। आमतौर पर ऐसा लेखन होता है, एक बार आपने एक्सप्लेन कर दिया इसका मतलब क्या एनपीए का, अब हर जगह एनपीए आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हुआ पहला शब्द। मुझे भाषा में क्या नहीं चाहिए, होना चाहिए गलतियां, वो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े हम लोग इस पॉइंट से, ये गलती आपको नहीं करनी है। इसके बाद, क्योंकि इसी के बाद कंटेंट चेक होगा, इसी के बाद फॉर्मेटिंग चेक होगी, इसी के बाद मैप चेक होगा, सब इसके बाद होगा। रिपोर्ट्स का अगर मैं बात तो देवनागरी में लिखिए, बड़ा सा नाम होता है रिपोर्ट, यूनिवर्सल नहीं होती कोई रिपोर्ट्स, एक बार आती है साल में कोई रिपोर्ट आई। हाँ, अब एसडीआई इंडेक्स है तो चल जाएगा, एसडीआई यूनिवर्सल है ये। अब वर्ल्ड बैंक ने जारी की कोई रिपोर्ट, पर्टिकुलर रिपोर्ट साल ही आई है, वो विमेन इन पार्टिसिपेशन इन लेबर रिफॉर्म, तो एक ही बार आई है, उसको तो नाम लिखना पड़ेगा देवनागरी में आपको, उसमें शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो यूनिवर्सल चीज है वो चल जाएगा, नहीं इंग्लिश में, उसको आप देवनागरी में लिखेंगे। आगे बढ़े हम लोग भाषा से। सेकंड जो आपको ध्यान रखनी है आंसर लेखन में, आपने प्रयास ड्रॉ कर पाए, मैप आप फ्लो चार्ट बना पाए, कुछ आप ड्रॉ कर पाए अच्छी चीजों को,
मैं बात बनाऊं समझाने के ड्राइंग कर पाए आप, प्रयास जरूर कीजिए, इसको इनबिल्ट जरूर कीजिए। अगर 20 प्रश्न आपको एग्जाम में मिल रहे हैं एक पेपर के अंदर, तो कोशिश कीजिए 8 से 10 सवालों में इस प्रकार की कुछ एक्टिविटी हो जो एग्जामिनर को सेंट्रिक बना सके आपका आंसर चेक करते समय। प्रयास कीजिए कि वो उसी जगह पर रुक जाता है। एग्जामिनर का वो मन होता है, हमेशा याद रखिएगा, हम लोग विजुअल मीडिया देखना पसंद करते हैं, कुछ स्क्रीन पर चल रहा है और कुछ लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना दूं तो आपका ध्यान उस पर कम जाएगा, उस डायग्राम पे ज्यादा जाएगा। फिल्म में विजुअल्स याद रहते हैं, फिल्म की स्क्रिप्ट या फिल्म में क्या स्टोरी थी बहुत याद रहती है, लेकिन फिल्म के विजुअल्स बहुत याद रखते हैं। बीइंग अ टीवी जर्नलिस्ट में बात बोल सकता हूं कि हम लोग हमेशा विजुअल्स पे खेलते थे। विजुअल्स कितने अच्छे होंगे उतना लॉन्ग इंपैक्ट पड़ेगा आपके मेमोरी के ऊपर। तो एग्जामिनर भी चाहता है विजुअल्स हो आपके आंसर में, वो चाहता है लेखन तो है, नो डाउट लेखन होगा, लेकिन विजुअल्स ट्राई कीजिए बनाने का। आप विजुअल के जरिए कहानी कहना सीखिए, बहुत मजा आएगा लिखने में। और खासकर जहां यहां पर जब लास्ट में पहुंचते हैं ना आप, तो यहां विजुअल्स ही काम आते हैं, कुछ और काम आता ही नहीं। आपको लगता है 150 वर्ड लिख पाएंगे एग्जाम में आप, मैं गारंटी से बता रहा हूं नॉर्मल लिखने वाला यहां पर आते दम तोड़ देता है। तो उसके लिए शब्द संभाल के रखिएगा, यहाँ डायग्राम बहुत काम आते हैं। बनाया गोला आपने, 3-4 चीजें बनाई, हो गया आंसर तैयार। नहीं है शब्द 150 वर्ड लिखना आपको, तो मैं कराता हूँ फॉर्मेट, आपको याद होगा, कई बार फॉर्मेटिंग करते हैं, वही लास्ट में आके छापनी है आपको। कि बीच में यार महिला इशू क्या है, कल हम बात कर रहे थे एक विमेन लेबर रिफॉर्म पे बात कर रहे थे, तो कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि महिलाओं की समस्या, महिला लेबर रिफॉर्म में क्या है, 1 2 3 4 5, दैट्स इट, हो गया आंसर। सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 तैयार। तो यहां कोशिश कीजिए कि इतना फ्लो चार्ट बनाना सीखेंगे उतना काम आएगा आपको लास्ट में वो। तो फ्लो चार्ट, मैप, ड्राइंग मतलब ऐसा नहीं कि आप, मैं एक दिन देख रहा था स्टूडेंट कोई था, चेक कर रहा था कॉपी, मुझे ड्राइंग बना रखी थी बकायदा उसने, और वो मैं क्वेश्चन याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या था, लेकिन ड्राइंग बना रखी थी उसने बकायदा। सोशल जस्टिस का कुछ क्वेश्चन था, तो उसने यहाँ पर ह्यूमन बना रखे थे कि एक व्यक्ति के पास सब कुछ रिसोर्स है, एक के पास कुछ भी नहीं है, द मेजोरिटी ऑफ लोगों के पास रिसोर्स नहीं है। तो उसने यहाँ पर एक ड्राइंग बना रखी थी इस प्रकार से, यहाँ पर मैक्सिमम लोग खड़े हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसके पास सारे रिसोर्स हैं। साहब ड्राइंग ये नहीं बनाना यार आपको, ये कॉमिक बुक नहीं है, यूपीएससी कॉपी है, ऑफिशियल कॉपी है आपकी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आपका, ड्राइंग नहीं बनानी है आपको। ड्रॉ का मतलब यहाँ पर होता है कि उस आंसर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अपनी बात को कहने का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फ्लो चार्ट हो सकते हैं, मैप हो सकता है, कोई स्टैब्लिश ड्राइंग जो स्टैब्लिश ऑलरेडी। अब भारत का संविधान बनाने बैठे हैं, संविधान में कुछ लिखना है आपको, तो फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं आप। या कोई ऐसी ड्राइंग, ऐसा ड्रॉ करना जिससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाए क्या कहना चाहते हैं आप। ऐसी ड्राइंग बिल्कुल मत कीजिए कि यहाँ पर मल्टीपल पर्सन है और यहाँ पर सिंगल पर्सन है, इसके पास सारे रिसोर्स हैं और इनके पास बहुत कम रिसोर्स हैं। समझा दिया उसने कि 1 रुपया है, 3 लोग हैं, यहाँ 3 रुपए हैं, 1 आदमी है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स बता दिया उसने डायग्राम से। लेकिन क्या लिखने की जरूरत थी इस डायग्राम को बनाने की मुझे? ये कॉमिक रोल पैदा करता है कॉपी में, ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिएगा। ड्राइंग का मतलब है एक ऐसा डायग्राम जो आपको लगता है कि आंसर को रिप्रेजेंट करता है आपके। तो फ्लो चार्ट, कुछ आपका मैप के जरिए कुछ बताना चाहें आप, या कुछ फ्लो चार्ट के जरिए। मैं 2 मिनट रुकता हूं, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। लोग कहते हैं कि फ्लो चार्ट पे मार्क्स नहीं मिलते, मैं आपके सामने जीता उदाहरण खड़ा हूं इस बात का। मुझे याद है, निबंध की बात मैं कर रहा हूं, 2007-8 में मैंने मेंस लिखे हैं, 3 अटेम्प्ट दिए, 2 बार मेंस लिखा था उसमें मैंने। तो 2007 को जो मैंने मेंस दिया था मैंने, उस साल एक एस्से आया था, उस एस्से का टाइटल था इंडियो अमेरिका 1-2-3 डील, भारत अमेरिका की 1-2-3 डील। भारत को छूट मिली थी, न्यूक्लियर वीवर मिला था उस समय, वो एक डील थी, अमेरिका का एक्ट था 1-2-3 एक्ट, हाइड एक्ट, उसमें निबंध आया था मुझे याद है। उस समय एक ही निबंध, एक ही ऐसे आता था, और बहुत ही फ्रेशर टाइप का था मैं, मतलब आप तो बहुत सीनियर लोग हैं, मतलब बहुत ही फ्रेशर था, हो गया था पीटी, चलो मेंस देने का मौका मिला है, क्या करें। कभी पहला आंसर जिंदगी में लिखा नहीं था उसके पहले मैंने, मतलब आप तो आजकल प्रैक्टिस करते हैं हम लोग इतनी, वहां तो ऐसा सुनने में नहीं आता, प्रैक्टिस भी कोई चीज होती है, सीधे जाके प्रैक्टिस करो एग्जाम में जाकर। तो मेंस देने गए हम लोग, तो ऑप्शन था, हो गया जीएस के बारे की बात में करूं, ऐसे की बात में कर रहा था। तो ऐसे लेवल था पहली बार, क्योंकि आप उसके बाद जीएस होता था, उसके बाद ऑप्शन होता था, तो पहली बार पहला कुछ लिखने का मौका मिला है वो है ऐसे। अब लिंग्विस्टिक हो गया, हिंदी इंग्लिश में हो गया, चलो ऐसे लिखने का मौका मिला पहली बार। अब मुझे यार 1-2-3 डील समझ में आता था, क्योंकि आईआर का टॉपिक था, थोड़ा सा मेरे दिल के करीब टॉपिक था, चलो इसको लिखते हैं। बाकी वो ऐसी भाषा लिखी समझ में आती नहीं थी क्या था वो, परोपकारिता ये होती है, और मेरे सर के ऊपर चले गए थे, सब बाउंस कर गए थे, बहुत प्रेशर टाइप के। तो 1-2-3 डील मैंने पढ़ा था जीएस में, मैं चलो इसको लिख के देखते हैं। और मैंने तो आपको यार आज की बात में करूँ आपसे, तो मुझे याद है उस डील पे मैंने 23 पेज भरे थे, मतलब वन ऑफ द रिकॉर्डिस्ट होगा, इतना तीव्र रखना अपने आप में, बहुत नॉलेज थी मुझे उसके बारे में। और आप मुझसे पूछे कितने वर्ड थे उसके अंदर, 23 पेज में फुल 2 फ्लो चार्ट बनाए थे मैंने, कि न्यूक्लियर एनर्जी होगी तो क्या फायदा होगा, ये एक्ट है तो उसको क्या फायदा हुआ है, मतलब जैसे आपको दिखाता हूँ ना डायग्राम बनाकर, ये बचपन की बुरी आदत है मेरी। तो ये आदत थी मेरी, 23 पेज भरे थे पूरे फ्लो चार्ट, छोटा सा 30 पेज का स्टार्टिंग में इंट्रो और 40 पेज का लास्ट में समरी है क्या हाइड एक्ट, और लास्ट में से इंडिया को फायदा क्या होगा। मुझे भी याद है वो निबंध मेरा, जब मैंने अपने सीनियर को बताया मैं ऐसे लिख के आऊं, कहते तू तो गया यार इस बार, फालतू प्री खराब कर दिया तूने अपना, प्री अच्छा वाला हो गया तेरा, कोई बात नहीं। जब रिजल्ट आया, हालांकि इंटरव्यू देने का मौका मिला, इंटरव्यू हुआ नहीं, लेकिन फिर भी इंटरव्यू देने का मौका मिला, तो फाइनल रिजल्ट मेरे हाथ में आया। मुझे आज भी याद पड़ता है बिल्कुल एग्जैक्टली,
200 में से 123 नंबर आए थे। उसमें 200 नंबर ऐसे होता था, 123 नंबर आए थे। 123 एक्ट का था, इसमें मुझे याद है नंबर आज तक, वो 1 2 3 एक्ट पे लिखा था, 1 2 3 मार्क्स दिए थे। तो एग्जामिनर के मन में क्या आया, यानी मैं एग्जाम्पल आपको सेट कर रहा हूं यहाँ पर कि कोई स्टैंडर्ड नहीं है यूपीएससी का, आप जैसा अच्छा लिख सकते हैं लिखिए आराम से। कोई कहता है फ्लो चार्ट पे नंबर नहीं आते, मैं आपके सामने खड़ा हूं, नंबर आए हैं। अगली बार एक ऐसे और था जो मैंने 2008 में लिखा था, वो ऐसे था, बीपीओ इंडस्ट्री बून और बेन फॉर इंडिया, भारत के लिए वरदान या अभिशाप है बीपीओ क्षेत्र। मुझे याद है बीपीओ इंडस्ट्री से हम लोग आए थे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो काफी नॉलेज थी उस पर मुझे। मैं लिखा उसने मन पर अच्छा खासा लिखा था, हार्डली 800-900 वर्ड लिखे थे उसमें मैंने। लोगों ने कहा कम लिखा है, लेकिन नॉलेज कोई कॉम्पैक्ट थी, लिख गए। 1 साल हो गया था, एक्सपीरियंस हो गया था, कंटेंट को लिखना आ गया था। उस साल 800 वर्ड लिखे थे, 200 नंबर कैसे था, 138 मार्क्स आए थे मेरे 200 में से। यानी कि जब 800 वर्ड लिखे तब इतने मार्क्स आए, जब बहुत फ्लो चार्ट बनाए तब इतने मार्क्स आए। 800 वर्ड भरे थे मैं 3 पेज के अंदर, पूरी 20 पेज की कॉपी 3 पेज भर के मैंने कहा क्रॉस कर दिया, बाकी पेज आराम से घंटे में लिख के बैठ गया था मैं, क्योंकि बीपीओ इंडस्ट्री हम कभी जानते थे उस बारे में। तो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। एक व्यक्ति 2 आंसर लिखता है, अलग टाइप के लिखता है, और दोनों में नंबर आते हैं उसके। ये अच्छे नंबर माने जाएंगे 60% अपने आप में, 70% नंबर और अच्छे माने जाएंगे। उस समय तो ऐसे में 100 का नाम भी अचीवमेंट होता था। तो 123 या 138 मार्क्स मानता हूं काफी अच्छे थे, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट भी जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से थे अपने आप में। लेकिन मैं यहां पर आ रहा हूं आपके संग टॉपिक पर, आंसर लेखन का कोई सिंगल फॉर्मेट नहीं होता। जैसा आप लिख सकते हैं बेस्ट लिखिए। कोई ये कहता है कि यार ये बहुत अच्छा आंसर है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं मॉडल आंसर कभी कुछ हो ही नहीं सकता। आप लिख के दिखाइए, मैं लिख के दिखाता हूं, हो सकता है आपका आंसर बहुत अच्छा बने। तो मॉडल आंसर कभी कुछ नहीं होता। आपका लेखन कैसा, एग्जामिनर को पसंद कितना आता है, वो मैटर करता है। तो ट्राई कीजिए, एग्जामिनर को पसंद कब आएगा, जब आपके आंसर में कुछ ऐसा हो जो विजुअल हो, विजुअल हम देख सके, विजुअल मेमोरी मेरी स्टेबल रह सके। मतलब हमेशा बोलता हूं, ऐसे क्लास में बोलता हूं अपनी यहां पर मैं, आपका आंसर इतना, आपका ऐसे आपका आंसर इतना विजुअल मेमोरी पैदा करेगा, उतना ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, उतना ज्यादा प्रभावी होगा वो। प्रयास कीजिए शब्दों से आप इसको मतलब एक कहानी रच सकें, आप एग्जामिनर के मन में दिमाग में पिक्चर बना सकें। खासकर पर्टिकुलर ऐसे की बात मैं करूं यहां पर, तो ऐसे लिखते समय आपकी फर्स्ट लाइन या फर्स्ट इंट्रो ऐसा हो कि एग्जामिनर के अंदर पिक्चर गिर जाए कहां की बात कर रहे हैं आप। अगर मैं कहता हूं शरणार्थियों पर बताऊंगा आयान जो पड़ा था तुर्की के तट पर उल्टे मुंह समुद्र वो, इस पर एग्जाम में पिक्चर आती है, हाँ यार ये बात कर रहा है किस व्यक्ति की। मैं बात करता हूं कश्मीर के आतंकवाद की, तो पत्थर फेंकता हुआ एक इंसान, जो बच्चा जो पत्थर फेंक रहा है 10 साल का, वो भारतीय सेना पर हथियार फेंक रहा है, बम फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है। एक पिक्चर क्लियर होती है, यानी अपने शब्दों से एक पिक्चर क्रिएट करना। तो वहां पर हम ऐसे में कर पाते, शब्द बहुत होते हैं क्योंकि लिखने के। आंसर में नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, पिक्चर बनाते हैं। फिर हम पिक्चर बनाते हैं जिससे एग्जामिनर क्लियर हो जाए कि हम किसी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में शब्द है हमारे पास, खूब बनाइए पिक्चर, खूब उसको सोचने का मौका दीजिए, शब्दों से जादूगरी करिए और एग्जामिनर के दिमाग में पिक्चर बनाइए। यहां पर शब्द नहीं है, 150-250 वर्ड है, तो आप बनाइए डायग्राम इसके अंदर, फ्लो चार्ट, जिससे एग्जामिनर रुक जाए उसमें आकर, हाँ यार पढ़ के सामने आ गया मुझे। कई बार एग्जाम, प्लीज सुन दीजिए, कई बार एग्जामिनर पढ़ता भी नहीं है आपका आंसर, वो सिर्फ फ्लो चार्ट देखेगा, आपका डायग्राम देखेगा, मैप देखेगा और समझ जाएगा कि आप सही कर रहे हैं। तो प्रयास कीजिए, उसको रोकिए उस जगह पर। हाँ दोस्त कुछ कह रहे थे आप? तो मैंने कहा ना 20 में से 8 से 10 बनाने हैं आपको, 20 के 20 नहीं कह रहा हूं मैं, सब क्वेश्चन डिमांड नहीं होगी, लेकिन जहां डिमांड है वहां तो बना ही सकते हैं। चलिए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं आपके साथ, इस बार का पेपर देखते हैं उठाकर आपके साथ। पॉसिबिलिटीज हैं, समय है हमारे पास, चूंकि आज इस बार का मेंस पेपर दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर इस बार का मेंस पेपर हमारे पास है, पेपर 3 देखते हैं। चलिए कहां पॉसिबिलिटीज है मैप बनाने की आपके साथ, या मैप या फ्लो चार्ट बन सकता है आपके साथ। सस्टेनेबल एनर्जी एसडीजी को प्राप्त करने का अनिवार्य है, बन सकता है कुछ फ्लो चार्ट। मैं बनाऊंगा क्या, सस्टेनेबल एनर्जी कौन कौन से निकलते हैं इससे एसडीजी टारगेट, एसडीजी टारगेट नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 17, नंबर 7, जो भी निकलते हैं। बन गया पिक्चर, पॉइंट लिखता मैं इससे बड़े, बन गया पिक्चर। एग्जामिनर को समझ में आ गया, हम लिंक कर दिया एसडीजी को बाकी लक्ष्यों से। एक फ्लो चार्ट काफी है एक के लिए, 2 मत बनाइए, एक बनाइए। सेकंड पे आएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स महत्वपूर्ण वेतन पर टिप्पणी करें, कमेंट करना है, मत बनाइए। इकोनॉमी कोर इकोनॉमी है, टैक्स की बात हो रही है, ना बनाइए, बना सकते हैं लेकिन ना बनाइए तो कोई इशू नहीं पड़ रहा। एमएसपी से आप क्या समझते हैं, ये कैसे बचाव करेगा, तो एमएसपी लिखेंगे बकायदा, फॉर्मूला एमएसपी क्या होता है बकायदा। फिर आएंगे फ्लो चार्ट पर, फ्लो चार्ट बन सकता है इसमें, बिल्कुल बन सकता है फ्लो चार्ट से। एमएसपी बढ़ेगा, किसान को एमएसपी मिलेगा, उसकी इनकम बढ़ेगी, कुल मिलाकर 3-4 बनाकर हम बता सकते हैं कि हाँ एमएसपी से इनकम बढ़ जाएगी किसान। फ्लो चार्ट बना सकते हैं आराम से, नहीं बनेगा डायग्राम, फ्लो चार्ट तो बनेगा। किसी मैप बनेगा, यानी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं आपके यहाँ पर। अब सोचिए सुपर बाजार की भूमिका क्या है फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में, तो बताइए। खेत से माल मंडी गया, मंडी से कहीं और गया, एक 3 चर्चा कीजिए, सुपर बाजार गया, बिचौली हैं बहुत सारे, जगह जगह बनाइए बिचौलिए, उसमें लिखिए यहाँ पर मीडिएटर्स हैं, बिचौलिए हैं। सुपर बाजार सीधा जाता है तो सब बिचौलिए खत्म हो जाते हैं,
खत्म हो गया हमारा काम यहाँ पर। यानी एक फ्लो चार्ट के जरिए आपने एग्जामिनर क्लियर कर दिया कि आपको समझ में आता है कोर क्या है इसका। तो प्रयास कीजिए फ्लो चार्ट मैप जरूर बनाएं अपने आंसर में, जहां मैप बन सकता है, जहां फ्लो चार्ट बन सकता है, जरूर खींचिए अपने आंसर में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पेपर 1 में लेते हैं कुछ आपके साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए हिस्ट्री क्वेश्चन है। अंग्रेज किस कारण से भारत से करारबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए थे? क्या वे वहां पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को बन रखने में सफल रहे? बन सकता है कुछ इसमें। भारत का मैप, यहां से गए साउथ अफ्रीका, यहां से गए केन्या, यहां से गए फिजी, यहां से गए ट्रिनिडाद टोबैगो, यहां से गए वो सेशल्स मॉरिशस, यहां से गए वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कहीं और ले गए अंग्रेज। जहां भी अंग्रेज ले गए उनको बनाइए, एरो खींचिए। भारतीय वहां सिंगापुर में जाके बस गए, मलेशिया में जाके बस गए, फिजी में जाकर, या अफ्रीका के देशों में, या ट्रिनिडाद टोबैगो में जाके बसे। मैं बना दिया वर्ल्ड ऑर्डर अपने, आपने एकदम क्लियर कर दिया अंग्रेज कहां ले गए हमको। और थोड़ा सा और बता पाए, यानी आपने बता दिया तो इससे क्या होगा, आपको लिखन बहुत कम हो जाएगा यहाँ पर। एग्जाम में समझ जाए कि आप जानते हैं भारतीय कहां रहते हैं, और फिर आप बताइए किस प्रकार पैराग्राफ लिखिए आराम से, क्या बचा पाने में समर्थ रहे या ना रहे। बात समझ में आई मुझे। यहाँ पे छोटा सा इंट्रो कि भारत में क्या किया अंग्रेजों ने, उसके बाद एक मैप बनाया, अच्छा वर्ल्ड मैप। आपने प्रैक्टिस कीजिए, वर्ल्ड मैप की बन जाते हैं बहुत आराम से। वर्ल्ड मैप बनाया छोटा सा आपने, और एरो करके दिखा दिया देश में कहां ले गए। और अच्छा हो जाएगा जी आपको मालूम है किस एरा में ले गए, 18वीं सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में वॉर के लिए ले गए, या श्रमिक के रूप में ले गए, गिरमिटिया के रूप में ले गए। पढ़ा होगा आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में, 3-4 शब्द आते हैं। गिरमिटिया ले गए, यहाँ से श्रीलंका में काम कराने के, चाय बगानों में ले गए। तो ऐसे अफ्रीका ले गए खदानों में काम कराने के लिए, श्रीलंका ले गए चाय बगानों में काम कराने के लिए, मलेशिया ले गए, वहां पर लिख दीजिए बगल में। एग्जाम में पढ़ेगा ही नहीं आपका आंसर, उसको मैप को देखकर नंबर दे देगा वो आपके। वो समझ चुका है कि आपको कोर आइडिया है यहां से बाहर जाने वाले श्रमिकों के बारे में। समझ में आ रहा है मुझे क्वेश्चन? तो प्रयास कीजिए, जहां बन सकता है मैप, जहां चीज ड्रॉ हो सकती है जरूर कीजिए। आपका क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाता है अपने आप ही, आपका एग्जामिनर नंबर ज्यादा देता है वहां पर। एक एडवांस नंबर, एक एक्स्ट्रा नंबर फेच कर सकते हैं अपने एग्जामिनर से, यदि आप एक अच्छा मैप ड्रॉ करते हैं तो। चलिए क्लियर है मुझे यहाँ पर। तो ड्राइंग को सीरियसली मत लीजिएगा, ड्राइंग मतलब लिखा है मैंने केवल एक, मतलब कई बार छात्र सीरियसली लेते ड्राइंग बनाना, सर ने कहा तो बनाना ही बनाना है, कुछ मले ना मिले ड्राइंग जरूर बना दूं वहां पर मैं, ऐसा काम मत कीजिएगा, ठीक है। मतलब वो कह रहे थे छात्र कि सर वो लाल बत्ती पे क्वेश्चन था, सर लाल बत्ती पहले थी गाड़ी पर, अब नहीं है, तो दोनों बनाना जरूरी है। मैंने कहा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है आपको डायग्राम बनाना। चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। तीसरा एस्पेक्ट है, आपने जो भी बातें लिखी हैं अपने आंसर में, जो भी आप कहने वाले हैं, उसको प्रमाणित करना, उसको ऑथराइज करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जरूरी होता है डेटा। डेटा ऐसा हो जो ऑथराइज्ड हो, जो प्रमाणित हो, जो किसी प्रमाणित संस्था से लिया गया हो। आपके पास सर्वे का डेटा हो, ईयर बुक का डेटा हो, भारत सरकार किसी मंत्रालय का डेटा हो, एनएसएसओ का डेटा हो, व्हाटएवर तो भी आप यूज करें, उसे प्रमाणित कीजिए। अब डेटा कितना हो, हमेशा होता है डेटा बहुत ज्यादा बम्बार्डिंग कर दी जाए अपने आंसर के अंदर। जैसे कल महिला वाला हमने क्वेश्चन लिखा तो सारा डेटा लिख दूं क्या, महिला यहाँ पर इतना था, इतना था, इतना हो गया, परसेंट इतना हो गया। क्या सिर्फ एक काम चल जाएगा कि अभी 28% था, अब वो 24% हो गया, इतने से भी काम हो जाएगा। तो डेटा हमेशा बोलता हूँ, पिछली क्लास में बोला था मैंने, डेटा उतना ही दवाई होती है। ज्यादा खाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी दवाई, कम खाएंगे नहीं खाएंगे तो बीमार रहेंगे ही रहेंगे। तो दवाई उतनी खाई जाती है, इतनी आवश्यकता है। यानी कि डेटा बहुत ज्यादा कर दिया तो आप बीमार हो जाएंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाएगा आपकी बॉडी में, आंसर नंबर नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, दवाई नहीं खानी बहुत ज्यादा डेटा नहीं भरना है। एक डेटा प्रमाणिक, दवाई गलत खाई तो मुश्किल हो जाएगी। तो डेटा मस्ट भी ऑथराइज होना चाहिए, किसी ऑथराइज सोर्स से ले हैं, और ट्राई करें कि मोटा मोटा डेटा अपने पास रखें। जैसे भारत में IMR का डेटा क्या है, MMR के आंकड़े क्या हैं, भारत में चाइल्ड लेबर के आंकड़े क्या हैं, भारत में विमेन एम्पावरमेंट के कुछ डेटा हो आपके पास, भारत में जो भी आप लगता है कि 50-100 डेटा होंगे हार्डली। ईयर बुक मिल जाते हैं आपको ऑफिशियल डेटा, वहां पर ईयर बुक का डेटा यूज कर सकते हैं। सर्वे में बहुत सारे डेटा आते हैं, इकोनॉमी का ग्रोथ कितनी हुई, GDP की, पर्टिकुलर सेक्टर में कितने रोजगार मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट के, गरीबी के, एम्पावरमेंट के, सोशल जस्टिस संबंधित जितने भी डेटा हैं उनको जरूर रखिए। इकोनॉमिक डेटा स्विच होते रहते हैं, कोई समस्या नहीं है, आप लगभग लिख देंगे चल जाएगा। सोशल जस्टिस में जो डेटा है, हेल्थ का, एजुकेशन का, IMR, MMR, न्यूट्रिशन डेटा है, उसको याद कर लीजिए। और डेटा ऑथराइज सोर्स से याद कीजिएगा। हर आंसर में डेटा जरूरत पड़ती है आपको, कहीं ना कहीं डेटा आपको जरूर दिखना पड़ता है। डेटा कोई बात करें, हमारे पास डेटा में कितना हमको मिल पाएगा यहाँ पर, जैसे कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हमने किया भी था क्लास में AWS में अपनी। भारत में महत्वाकांक्षी जिलों के कायाकल्प के लिए मूल रणनीति को उल्लेख कीजिए। अब महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है लिख देंगे आप। चलिए, सरकार ने आइडेंटिफाई किया है, कितने जिले हैं ये मालूम होना चाहिए आपको, वरना इस आंसर को नहीं लिख पाएंगे आप सब बातें कर देंगे, ये कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है, नया इंडिया बनाना है 2022 तक, ऐसा वैसा। लेकिन अगर आप ये भूल गए कि कितने जिले के अंदर, तो शायद आपका आंसर उतना परफेक्ट नहीं, उतना होना चाहिए। वो डेटा जरूर चाहिए यहाँ पर।
लेकिन आप ज्यादा लिखने बैठ गए कि 115 जिले हैं और इसमें ये जिलों में इस राज्य से इतने जिले लिए गए हैं और इसके लिए हर 3 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, एक प्रभारी अधिकारी होगा, नहीं चाहिए। यूपीएससी रिक्वायरमेंट है केवल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, काम इसमें हो जाएगा। तो 115 जरूर चाहिए, लेकिन उससे बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए। किस राज्य से कितने हैं नहीं चाहिए यहाँ पर। समझ आ रही है बात मुझे यहाँ पर? तो डेटा जरूरत होना चाहिए आपके आंसर में। या फिर कोई और क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ। भारत में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का क्या इंपॉर्टेंस है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को चिन्हित करते हुए इनके प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है बताएंगे आप? यहां पर देखिए मैप बन सकता है, बनाइए मैप आराम से। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मुंबई से बेंगलोर जाइए, बेंगलोर से चेन्नई जाइए, चेन्नई से फिर कोलकाता आइए। बन गए आपके 5-6 कॉरिडोर। नाम लिख दीजिए और ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन हमें लिख दीजिए। वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड, ब्रिटेन स्पॉन्सर्ड, एडीबी स्पॉन्सर्ड। आपका आंसर में 4 चांद लग गए। उसी मैप के जरिए आपने सारी बात कह दी। तो आप अगर समझा पाएंगे काम आसान हो गया। उसके बाद अभिलक्षण बता दिए, इसके रोल क्या है, इसका रोल क्या होने वाला है। 250 वर्ड है, बहुत अच्छा आंसर बनेगा। स्मार्ट सिटी बन रहे हैं इस कॉरिडोर के साथ साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, देश में ग्रीन एनर्जी बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, क्षेत्रीय विषमताएं कम होंगी, रीजनल डिस्पैरिटी कम हो जाएंगी। यानी बहुत आप इसमें लिख सकते हैं। इन पॉइंट है, मैप जरूर बनाइए। अब डेटा का रोल क्या है? तो 4-5 गलियारे लिखे हैं, उन सबके नाम को लिखने पड़ेंगे। डेटा आपको चाहिए, लिख पाए उनके बारे में कि कौन स्पॉन्सर कर रहा है उसको, और अच्छा होगा, क्योंकि उस स्पॉन्सरशिप से आपको समझ में आएगा इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, क्योंकि क्वेश्चन को सपोर्ट कर रहा है वो डेटा आपके। आप लिखते हैं कि डीएमआईसी को जापान मदद कर रहा है, आप लिखते हैं कि बेंगलोर मुंबई को ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा है, आप लिखते हैं चेन्नई से कोलकाता को एडीबी सपोर्ट कर रहा है, या कोलकाता से अमृतसर को वर्ल्ड बैंक समर्थन दे रहा है। इससे आपके आंसर में होता क्या है, आप बता पाते हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसमें, आपकी बात को प्रमाणिकता मिल जाती है। बात समझ आ रही है मुझे? डेटा की रिक्वायरमेंट है, जितनी हो उतनी आवश्यक, उससे ज्यादा भरेंगे आप लिखने बैठ गए कि ये 300 किलोमीटर का है, ये 650 किलोमीटर का है, कोई रिलेवेंट नहीं है यहाँ पर। एग्जाम में परेशान हो जाएगा, वो काट के रख देगा आपका आंसर। तो बेहतर है डेटा बहुत लिमिटेड हो लेकिन जरूर हो। तो डेटा के बारे में तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से। बहुत ज्यादा डेटा ना हो लेकिन लिमिटेड डेटा आपको चाहिए रहेगा। तो हर क्वेश्चन संबंधित, हर टॉपिक संबंधित 2-4 की फैक्ट्स रखिए जरूर। और मेरा उम्मीद करूंगा आपसे आने वाले दिनों में मैं कि हम लोग जो क्वेश्चन फॉर्मेट करें उस पर एक डेटा आपके पास तैयार होता रहे। हमने कल देखा था महिला पे एक डेटा में तैयार किया, या जो भी आपको लगता है टॉपिक हम तैयार कर रहे हैं। देश में कल एक सेविंग वाली लिस्ट पर दिखाई थी मैंने, देश में सेविंग कितना हो गया है, इन्वेस्टमेंट कितना % हो रहा है, नेगेटिव हो गया है। तो ये डेटा हमारे पास होगा, हम तैयार रह पाएंगे। हो भाई ये बात हमारी यहाँ पर दोस्त। चलिए तीसरा एस्पेक्ट जो मुझे क्वेश्चन में आपसे चाहिए होता है, जो अच्छा आंसर बनाता है, वो है आंसर का बैलेंस होना। आंसर का कहना चाहिए मुझे संतुलित होना बहुत जरूरी है, वरना मुश्किल हो सकती है। बहुत ज्यादा वन साइडेड आंसर हो जाए आपका, बहुत ज्यादा आंसर आपका एक तरफा है, सरकार के विरुद्ध झुकाव रखने वाला हो, बहुत ज्यादा एंटी गवर्नमेंट हो जाए, नहीं चलेगा। आंसर की जो डिमांड है उसको सुनिए, आंसर को पढ़िए और आंसर पे न्यूट्रल वे होकर बात कीजिए। आप निष्पक्ष होकर बात कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं करना है कि बहुत गवर्नमेंट का भक्त बन के बात करनी है, या मुझे एंटी बीजेपी होकर बात करनी है, एंटी गवर्नमेंट होकर बात करनी है। आपका आंसर बैलेंस होना चाहिए। आप गवर्नमेंट क्रिटिसाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट को नहीं, गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जनाब ब्यूरोक्रेट अच्छा काम नहीं कर रहा है, ब्यूरोक्रेट ईमानदार नहीं है, करप्शन है सिस्टम के अंदर। गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिस्कस नहीं कर रहा मैं, पॉलिसी अच्छी बनती है, याद रखिए पॉलिसी हमेशा अच्छी होती है, पॉलिसी का केवल गलतियां होती है इंप्लीमेंटेशन में। तो आपका काम इंप्लीमेंट करना है ना, उसकी बुराई करेंगे हम। मैं नेता नहीं हूं यार, मैं नेता होता तो बुराई करूंगा बीजेपी की, कांग्रेस की। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं ब्यूरोक्रेट हूं, तो आप बुराई किसी करूंगा जो गलतियां ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं। मेरा डोमेन वही है, तो मैं बुराई करूंगा या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की समस्या क्या है। नीति निर्माण तो ठीक हुआ है, क्रियान्वयन गलत हो गया। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन हम देखें यहाँ पर, इसमें कल बात भी कर रहा था सुबह आज में इस क्वेश्चन पर, इसमें था पेपर 2 में था। क्वेश्चन 17 नंबर देखिएगा स्क्रीन पर। क्या आप इस मत से कहां तक सहमत हैं कि भूख का मुख्य कारण के रूप में खाद्य की उपलब्धता में कमी पर फोकस भारत में अप्रभावी मानव विकास नीतियों से ध्यान हटा देता है? एक अच्छा क्वेश्चन है। How do you agree with the view that focus on lack of availability on the food as the main cause of hunger takes the attention away from the effective human development in India? यानी आप कहते रहते हैं खाना कम है, भोजन कम है, भोजन कम है, भोजन कम है, लेकिन समस्या कहीं और लाइस कर रही है। आप कहते हैं देश में 125 करोड़ लोग हैं, खाना कम है हमारे पास। जनाब खाना कम नहीं है, गलती कहीं और हो रही है, वहां हम ध्यान हटा देते हैं। बस समझ आई? हम हर जगह पढ़ते हैं सरकार के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए गरीबी है, लेकिन गरीबी किसी और कारण से उस पर हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो यहां आलोचना सरकार की मुझे करनी है या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की करनी है? इंप्लीमेंटेशन की करनी है।
आप ये बोलते हैं कि सरकार की नीतियां गलत हैं और ये अमीरों के लिए नीतियां बना रही है और इससे अडानी अंबानी को फायदा हो रहा है, नहीं चलेगा आंसर में। आंसर बैलेंस होना चाहिए कि जनाब खानी कमी तो है लेकिन बड़ी समस्या है उसको इंप्लीमेंटेशन करने की। 100 रुपए चलता है, 15 रुपए पहुंचता है नीचे, समस्या उसकी है। समस्या सिस्टम में करप्शन की है, समस्या इनफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस की है, समस्या बैड गवर्नेंस की है। यानी मेरा रोल क्या है, मेरा डोमेन क्या है, गवर्नेंस से बात करना, मैं उस पर बात करूंगा। क्या बात समझ में आ रही है मुझे यहाँ पर? तो आपका आंसर बैलेंस होने का मतलब क्या है, आपको पॉलिटिकल होकर आंसर नहीं लिखना है। आपकी कॉपी अखबार नहीं है, अखबार में होता है पॉलिटिकल व्यू, आपकी कॉपी गवर्नर की कॉपी, गवर्नेंस की कॉपी है, प्रशासक की कॉपी, वो दिखनी चाहिए। कि सरकार को बहुत क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं जनाब, मैं बात कर रहा हूं केवल क्रियान्वयन की। समझ में आंसर में क्या चाहिए, यहाँ पर बैलेंस अप्रोच चाहिए। कभी भी भक्त बनकर या कभी भी एंटी भक्त बनकर आपको आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, बात मुझे समझ में आ गया? यहाँ पर ये कर पाएंगे तो ये आसान काम है, मतलब ये उम्मीद करते हैं और करते भी हैं बच्चे, इसमें कोई गलती नहीं होती। कोई एक आध कोई आता है सदियों में एक ऐसा जो थोड़ा एग्रेसिव होकर लिखता है, को आपको नहीं लिखना है। उनके लिए हर चीज सही होती है या हर चीज गलत होती है, तो या सेंड पे खड़े होते हैं या सेंड पे खड़े होते हैं। डिमोनेटाइजेशन तो पूरा गलत है उनके लिए, या डिमोनेटाइजेशन से बड़ा अच्छा आज तक जो में काम ही नहीं हुआ इंडिया में कोई, तो दोनों से बचना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ। दैट वन इज क्वेश्चन रीड, इसको समझिएगा। आमतौर पे जो गलतियां आपसे होती हैं वो है क्वेश्चन पढ़ने के संदर्भ में। क्वेश्चन जरूर पढ़िए 2, 3, 4 बार। क्वेश्चन पढ़ के उसमें आंसर छुपा होता है कई बार। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हम पढ़ते क्या है, बहुत लोगों को मैं देखा बहुत जल्दी होती है, समय नहीं है, घंटी बज रही है दिमाग के ऊपर, समय बचा है 10 मिनट का, 8 मिनट का, क्वेश्चन नहीं लिखना, समय नहीं बच पाया, आप नहीं पढ़ते क्वेश्चन। पढ़िए 2 बार, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन हम 2 या 3 बार जरूर पढ़िए। कई बार आप क्वेश्चन पढ़ के डिकोड वहीं पे कर सकते हैं उस खड़े खड़े, इसकी फॉर्मेटिंग होगी वहीं बन जाएगी आपकी। जरूरी है क्वेश्चन 3 बार पढ़ें। अगर क्वेश्चन फिजिबल है, लेंथी बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है तो हम 3 या 4 बार जरूर पढ़ें उसको। बहुत ज्यादा लेंथी है 2 बार जरूर पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, कई बार क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। अगर हम बात कर पाए अपनी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपके साथ बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, 50 शब्द लिखे हैं इसके अंदर। समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न आयोगों की बहुलता अतिव्यापी अधिकारिता प्रकारों के दोहरेपन की समस्याओं की ओर ले जाती है। पढ़ के समझ में आया स्टेटमेंट? एक बार पढ़िए। विभिन्न आयोग, जो बहुत सारे मल्टीपल आयोग, अब डिकोड करें इस क्वेश्चन को, मल्टीपल आयोग, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, गरीबी कमीशन, बेरोजगारी कमीशन, बहुत सारी कमीशन हमारे पास है। विभिन्न आयोग बहुलता उनकी अधिकारिता को अतिव्यापित करती है, ओवरलैप करती है उनकी अधिकारिता को, और उनके कार्यों में दोहरापन, यानी कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग भी हो रही है और कार्य सीमा के बाहर भी चले जाते हैं। क्या अच्छा हुआ सभी आयोग को मिलाकर एक मानव अधिकार आयोग क्षेत्र कर दिया जाए? ओपिनियन मांगा गया है आपसे, अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि सारे आयोग मिलाकर एक के नीचे कर दिए जाएं? वो अपना ओपिनियन सेट कर सकते हैं आप क्या करना चाहें, लेकिन बात है क्वेश्चन पढ़ेंगे अगर आप तो क्वेश्चन पढ़ के 2 बार पढ़ के समझ आएगा क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली। इसके अंदर छुपा हुआ है सब कुछ। अगर एक में बन जाता तो फायदा क्या होगा, ये लिखे फायदे उसने, ये समस्या खत्म हो जाएंगी। यानी कहीं ना कहीं आप प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को जरूर पढ़ें 2 या 3 बार। क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ने से फायदा होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ने के दौरान ही फॉर्मेटिंग दिमाग बनने लगती है, और जब कलम चलती है उसके बाद आसान हो जाता है काम। वरना क्वेश्चन पढ़ने का फॉर्मेट करना चालू कर देंगे सीधा तो क्वेश्चन कुछ पॉइंट छूट जाएंगे। 2 या 3 बार पढ़ने का फायदा होता है, क्वेश्चन ब्रेक करना बहुत आसान हो जाता है। आपको दिखते हैं कहां ब्रेक पॉइंट है उसके अंदर। एक अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में ये। तो इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन जरूर पढ़िए और ट्राई कीजिए। मैं हिंदी वालों से हमेशा बोलता हूं, एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में जरूर पढ़ लीजिए। कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं, कई बार हो जाएं, आपकी पूरी क्वेश्चन बली चढ़ जाएगी हिंदी में, तो बेहतर होगा एक बार जरूर इसको इंग्लिश में देख लीजिए। कई बार भाषा की गलतियां हो जाती हैं, कमेंट को टिप्पणी, टिप्पणी को आलोचना, कुछ और वर्ड लिख देगा एग्जामिनर, बच के रहिए उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं जरूर देखिए, एक बार इंग्लिश में जरूर देख लीजिए। एक बार कोई ऐसा वर्ड तो नहीं लग रहा जो नयापन लग रहा हो, इंग्लिश पढ़ के वो समझ में आ रहा है, जो हिंदी पढ़ के आ रहा है तो ठीक है। कुछ और वर्ड है तो एक बार देख लीजिए इंग्लिश में, उसको देखिए, लिखना वो है आपको। चलिए मेन टॉपिक पे आता हूं आपके साथ। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो आपको ध्यान रखना है अपने लेखन में, वो है टेल वर्ड्स। जो कुछले शब्द हैं, टेल वर्ड्स हैं, अंतिम शब्द हैं, जो इनको क्या डील करना है, क्या लिखा जाता है, क्या करा जाता है इसके अंदर। तो टेल वर्ड्स यूपीएससी ने बहुत सारे पूछे हैं अपने एग्जाम्स में, बहुत सारे यूज करता रहता है वो। एक कुछ आपके साथ चलिए टेल वर्ड्स को आपके संग देखें। डिफरेंट टाइप के टेल वर्ड्स होते हैं। अच्छी बात क्या हुई है पिछले कुछ दिनों से, 150 वर्ड जो के क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें टेल वर्ड्स नहीं लगाता यूपीएससी। बहुत फैक्चुअल चीज पूछता है, क्या है, क्यों है, कौन है। 3W4 टाइप एच वाले क्वेश्चन होते हैं अपने आप में, वो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। तो 150 वर्ड वाले यूपीएससी ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कर दिए हैं, जहां पर आपको टेल वर्ड्स परेशान नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखें हम लोग, क्या क्या चुनौतियां हैं, वॉट एवर जो भी लिखा उसके पहले क्या क्या चुनौतियां, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको कोई टेल वर्ड नहीं है, क्या क्या है मतलब बता दो यार, ईवीएम के क्या क्या चैलेंजेस हैं, या फिर इधर आओ, यहां पर मुझे लगता है परीक्षण कीजिए।
एग्जामिन इंग्लिश में लिखा होगा एग्जामिन, एग्जामिन करना है आपको या परीक्षण करना है। तो परीक्षण मतलब क्या होता है, एग्जामिन का मतलब क्या होता है, ढूंढना पड़ेगा आपको क्या करना है, क्या इसकी पुराई करनी है मुझे, क्या इसका समर्थन करना है स्टेटमेंट का, या क्या है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं आपके साथ एक बार। क्या नेशनल कमीशन फॉर एसटीज धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में एससी कम्युनिटीज के लिए संवैधानिक आरक्षण क्रियान्वयन प्रदान कर सकता है, परीक्षण करना है। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है, परीक्षण करना है आपको। परीक्षण करना, एग्जामिन करना, यानी एग्जाम में हम कॉपी चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं अभी कॉपी को, गलत दिखाए सही लिखाई चेक करते हैं हम लोग। तो आपको बताना है स्टेटमेंट गलत है या सही है, और जो आपने लिखा है स्टेटमेंट उसके संदर्भ में 1-2 पॉइंट और जोड़ने हैं। समझ में आया आंसर इसका? तो मैं आऊंगा डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट क्या होते हैं। जैसे आप देखें परीक्षण करना, ये अपने आप में जो परेशान कर सकता है। एग्जामिन, कोई कॉपी में सामने एग्जामिन करना होता है, आपने सही लिखा या गलत लिखा, गलत लिखा है तो बताऊंगा गलत क्यों है, ये शब्द कमेंट करूंगा उस पर। सही लिखा है, अच्छा लिखा है, एक तर्क और जोड़ता हूं मैं अपनी तरफ से इसमें। यानी एग्जामिन में आपको प्रूव करना है स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, हमको यहां पर देखेंगे उसके बारे में आगे चलकर। चलिए नीचे क्वेश्चन देखते हैं फिर एक और। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लग सकती है, क्या क्या परिणाम होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्या क्या मतलब, पॉइंट्स बता दीजिए क्या क्या परिणाम होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिलेगा वर्ड मिलता है मुझे यहाँ पर, विवेचना। ये बहुत कॉमन वर्ड है, डिस्कशन होता है यहाँ पर, डिस्कस लिखा होता है इसके बारे में कई बार। क्या लिखा है यहाँ पर, डिस्कस लिखा है, तो डिस्कस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे भी शब्द मिलेंगे आपको, विवेचना करना, परीक्षण करना, इनको ढूंढते हैं हम लोग आपके साथ, इनका मतलब क्या क्या होता है। मैं कोशिश करूंगा आपके साथ कुछ वर्ड लिखवा दूं मैं आपको, जो कॉमन फीचर है यूपीएससी 4-5 चीजों बहुत पूछता है, वो कॉमन 4-5 शब्द क्या है जो बार बार आते रहते हैं। तो एक करके बात कर लें, फिर हम ढूंढेंगे अपने आंसर में क्या लिखना है। चलिए बात करेंगे टेल एंड वर्ड्स की आपके साथ, जो आपका मेन लेक्चर था आज का। टेल एंड वर्ड्स में क्या क्या है, तो टेल एंड वर्ड्स में पहला लिखेंगे डिस्कस, चर्चा, डिस्कस या विवेचना। इसका मतलब क्या होता है, पहला टेल एंड वर्ड जो कॉमन वर्ड है आपके लिए, डिस्कस करना या विवेचना करना, चर्चा करना, ये बहुत कॉमन मिलता है आपको। इसमें देखिए रहे क्वेश्चन यहाँ पर, तो एक वर्ड है हमारे पास टेल एंड वर्ड, डिस्कस करना या चर्चा करना लिखा होता है हिंदी में, या कई जगह लिखा होता है विवेचना करना लिखा होगा इसके लिए। ठीक है, और कुछ ये होता है पीछे, व्याख्या बोल सकते हैं इसके लिए, एक अलग वर्ड होता है व्याख्या के लिए, हम चलेंगे, हमें एक्सप्लेन होता है, अलग वर्ड होता है। डिस्कस की बात मैं कर रहा हूं आपसे यहाँ पर, चर्चा करना, डिस्कस करना। तो डिस्कस हम करते हैं तो आमतौर पर डिस्कशन में होता है कि यार जो भी चीज आप जानते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जानते हैं, उसको रख दीजिए सामने। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन ने किया। तो 5W1H बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल हम लोग, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, तो वो आप यूज करते हैं। देखिए एग्जाम में देखें हो सकता है क्या नहीं। सवाल कहां है अपना, क्या आप सोचते हैं कि संसदीय समिति कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। इस संदर्भ में एस्टिमेट कमेटी जो हमारी है उसके रोल की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो एस्टिमेट कमेटी क्या है, ये क्या काम करती है, इससे क्या असर पड़ता है, कौन कौन मेंबर होता है, दैट्स इट। भूमिका की विवेचना करनी है आपको, लास्ट में जोड़ दीजिए। इसका रोल जरूरी है क्योंकि ये एक प्रकार से आप नजर रखती है फाइनेंस पर, गवर्नमेंट के खर्चों पर या उसके एस्टिमेशन पर। बस समझ आ रही है मुझे यहाँ पर, यानी विवेचना या डिस्कशन में, जब डिस्कस हम लोग कर रहे हैं क्लास में, मैं बताता हूं क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, यार क्या असर होगा इसका, क्या इसका इंपॉर्टेंस है अपने आप में, तो पूरी विवेचना करना पॉइंट्स के अंदर। तो विवेचना मुझे कहा जाए तो मैं कहूंगा सिंपली अपनी भाषा में लिखना कि क्या है, कौन है, क्यों है, कैसे हुआ, अगर कुछ और जानकारी मेरे पास है तो कब हुआ, सामान्य भाषा में इसको कहा जाए, क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, कैसे ही काम करती है संस्था। समझ में आ रहा है मुझे। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, क्या है प्रकलन समिति, क्या है एस्टिमेट कमेटी, ठीक है, कहां होती है बताएंगे, संसद का भाग होती है, इतने मेंबर होते हैं। बैन वाला पॉइंट मिलेगा, कब बनी तो इन पॉइंट नहीं है, यहाँ पर हिस्ट्री की बात ना करें। क्यों है एस्टिमेट कमेटी, क्या काम करती है, मतलब कुल मिला के कहना चाहिए मुझे, ये इसका जो भी काम बताएंगे आप, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, तो उसमें मेंबर कौन कौन होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कहीं ना कहीं आपने भूमिका तय कर दी, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, जो कहीं ना कहीं आपको मुझे कहना चाहिए संसद की भूमिका में जरूरी काम प्ले करती है। विवेचना करना देखते हैं आपके साथ, 2017 में कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको विवेचना संबंधित। डिस्कस करना है हमको चीजों को यहाँ पर। डिस्कशन यानी कि बहुत सिंपल फैक्चुअल खोल के रख दीजिए आंसर को आप। पेपर 3 2017 देख रहे हैं मेंस का, मुझे आप स्क्रीन पर। विवेचना, डिस्कशन कुछ है हमारे पास क्वेश्चन में।
चर्चा बहुत सालों पहले की बात नहीं है जब नदियों को जोड़ने की संकल्पना थी, परंतु अब यह देश में एक वास्तविकता बनती जा रही है। नदियों से जोड़ने वाले लाभों पर, पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा कीजिए। संभावित प्रभाव क्या होंगे, जोड़ने से क्या फायदा होगा, 1 2 3 4 5 पॉइंट जो भी आपको याद आते हैं। कितनी नदियां जोड़ेंगी, कितने लोगों को फायदा होगा इसका, कितने इरिगेशन एरिया बढ़ जाएगा, इससे बाढ़ रुक जाएगी, इससे सूखा खत्म हो जाएगा, जो भी आपको लगता है 4-5 आप जानते हैं इसके बारे में फैक्चुअल चीजें आपको लिखनी है। इसके तो चर्चा करनी है नदियों से जोड़ने वाले लाभ पर। तो लाभ का कितने लोगों को लाभ, कितने सिंचाई को लाभ, कितनी यहाँ पर पावर जनरेट होगी इससे, कितना वाटर जलमार्ग बन जाएंगे इससे, लाभ बता दिया आपने, 4-5 लाभ है। आंसर तैयार है आपका यहाँ पर। यानी चर्चा डिस्कशन में आपको सिंपल वे में करना है, कोई व्यू पॉइंट नहीं चाहिए आपको मूल्यांकन नहीं करना है इसका कि इससे ये बदल जाएगा, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, ये नहीं कहना यहाँ पर कि नेगेटिव क्या है। अब पूछा गया है नेगेटिव बता दीजिए। क्वेश्चन में डिमांड है पर्यावरण में नेगेटिव क्या असर होगा, तो नेगेटिव से बता दीजिए 2-3 पॉइंट जो भी आपको लगता है। अपना व्यू पॉइंट नहीं देना आपको यहाँ पर कि मुझे लगता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, नहीं, जो पूछा गया है उतना ही बताएंगे। तो डिस्कस में जितना पूछा जाए उस पर रुकेंगे हम लोग, इसके बियॉन्ड हम लोग नहीं जाएंगे। हो पाएगी बात यहां पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहां पर एक साथ, एक और लेंगे हम लोग। अब जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं विवेचना का, मुझे यहां पर दिख रहा है मुझे नीचे। अब देखिए यूपीएससी का खेल देखिए, यहां पर लिखता है वो डिस्कस को चर्चा, और यहां लिखता है डिस्कस को वो विवेचना। ये देखी है, यहां लिखा है चर्चा करिए, लिखा है विवेचना कीजिए, इंग्लिश में लिखा है डिस्कस कीजिए। तो आपको टेल एंड वर्ड्स समझना चाहिए, टेल एंड वर्ड्स क्या है अपने आप में। ये विवेचना वही करनी है यहां पर। भारत में संभावित खतरों की एवं रोकने की सुरक्षा ढांचे की विवेचना। सुरक्षा ढांचा, साइबर सेल हमारे पास है, क्या किस मिनिस्ट्री में आती है, इसमें कौन कौन इससे सर्टेन कैसे काम करता है, कैसे वार्निंग जारी होती है, वॉटएवर जो भी स्ट्रक्चर है हमारा उसको आपको एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर इसको व्याख्या करनी है, उसकी विवेचना करनी है। हो पाएगा, इससे हम रोक पाएंगे, उम्मीद करते हैं इससे हम कोऑर्डिनेट कर पाएंगे बेहतर, और ये साइबर हमले रोक पाएंगे। यानी कि स्ट्रक्चर आपको खींच देना है यहाँ पर। मेरा स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर विवेचना में यानी बात करनी है आपको फैक्चुअल, और एक पॉइंट अपना देना है कि आखिर कैसे या क्यों ये फायदेमंद हो सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ। सेकंड एस्पेक्ट जो है मेरे पास टॉपिक का, तो डिस्कस क्लियर हो गया मुझे क्या वर्ड है डिस्कस में। ट्राई कीजिए, फैक्ट्स होगा आपके पास कुछ, फैक्ट का मतलब है यहाँ पर, इस प्रकार ओपन कीजिए, कुछ एनालिसिस कर पाएंगे इसके अंदर, क्यों हुआ कैसे हुआ बताना पड़ेगा आपको। सेकंड एस्पेक्ट है, आप देख रहे हैं सेकंड जो कीवर्ड दिख रहा है मुझे आपके लिए वो है विश्लेषण या एनालाइज इट। तो सेकंड कीवर्ड लेते हैं आपके साथ, ये बहुत कॉमन कीवर्ड है, एनालाइज इट या विश्लेषण करना। एनालाइज इट या विश्लेषण करना, इसकी बात की जाए आपके साथ। इसमें क्या होता है वो समझिएगा। डिस्कस और एनालाइज में अंतर क्या है। डिस्कस वाला काम भी एनालाइज ही करना है, पॉइंट खोल के दिखाना है आपको सारे यहां पर आपका खुद का ओपिनियन भी होता है, यहां पर आपका खुद का ओपिनियन भी होगा, जरूरी है। तो सिर्फ अंदर यहां पड़ता है आपका खुद का ओपिनियन। जैसे इस क्वेश्चन को लेते हैं आपके साथ, वही कॉन्सेप्ट है डिस्कस वाला, डिस्कस प्लस मैं कहूं ओपिनियन होता है एनालाइज। डिस्कस प्लस ओपिनियन अगर कह दूं एनालाइज हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, भारत का उत्तर पूर्व बहुत लंबे समय से विद्रोहग्रस्त है, नॉर्थ ईस्ट में लंबे समय से चल रहा है। इस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की अतिजीविता के मुख्य कारणों का विश्लेषण करें। तो मुख्य कारण बताने 1 2 3 4 5 क्यों कारण है, अलगाव है, चाइना का बॉर्डर है, हथियार मिल जाते हैं, कॉलोनियल एरा की समस्याएं हैं, जो भी आपको लगता है 4-5 कारण हैं, और कारण का विश्लेषण। जैसे समझाऊं मैं आपको, अगर मैं कहता हूं कि ये जो विद्रोह चल रहा है ये हमारा नहीं, कॉलोनियल देन है, ये ब्रिटिश एरा चल रही है, तो मैं कहता हूं कि ये आंदोलन ब्रिटिश एरा की देन है, लिख दिया। अब इसको एनालाइज करें कि ब्रिटिश लोगों ने इनको अलग करने का प्रयास किया, धर्मांतरण करने का प्रयास किया, इसलिए अलगाव शुरू चल रहा है। इनको बताया गया कि म्यांमार के पार्ट थे, ट्रीटी की गई इनके साथ, और दिल्ली से इनको दूर रखा गया, यानी ब्रिटिश एरा से इनको अलग रखा गया, इसलिए अलगाव चल रहा है। दूसरा पॉइंट आऊं मैं, दूसरा कारण लगता है चीन का बॉर्डर में लगता है चीन की सीमा है, इसलिए संघर्ष चल रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एनालाइज करना है। पॉइंट लिखा मैंने, कारण बताया, एनालाइज कर रहा हूं कि लगातार चीनी सीमा से ऐसी भारत आईबी की रिपोर्ट है कि लगातार चीन के द्वारा इनको हथियार आपूर्ति किए जा रहे हैं, जिससे आंदोलन लंबा चल रहा है। समझाया मैंने, पॉइंट लिखा, उसको एनालाइज किया मैंने यहाँ पर। आखिर पॉइंट का कारण क्या है। तीसरा मैं कहता हूं विश्लेषण करना है मुझे। तीसरा पॉइंट आऊंगा यहाँ पर मैं, लंबे समय चलने का कारण है कि यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया, सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हो पाया। तो सामाजिक आर्थिक विकास ना होना एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। इससे क्या हुआ, यहाँ बैकवर्ड प्रेस बनी रही और भारत सरकार के प्रति इनका विश्वास कम हुआ है, जिससे यहाँ पर अलगाव लंबे समय तक चल रहा है। ये कारण मिल गया मुझे। चौथा, लोग मानते हैं यहाँ पर लंबे समय से आसपा कानून लगा हुआ है, जिस कारण यहाँ पर एक मुश्किल है। बात करेंगे, देश का पहला आसपा यहीं लगाया गया था मणिपुर में,
1958-59 में, तब से लेकर बहुत सारी शिकायतें आई हैं आसवा के वायलेशन को लेकर, ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर। इस कारण यहाँ पर गुस्सा बना हुआ है। देखा 5 पॉइंट में एनालाइज कर दिया, तो पॉइंट लिखकर मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है मुझे यहाँ पर? तो एनालाइज का केवल मतलब है पॉइंट्स खोल दीजिए, आपको दिखते हैं 4-5 पॉइंट, और हर पॉइंट के बारे में 1 या 2 पॉइंट आपका ओपिनियन क्या है उसको, आपका व्यू पॉइंट क्या है इसके ऊपर। समझ में आ रहा है मुझे यहाँ पर? ये लास्ट में अपना ओपिनियन लिख दीजिए कि कैसे खत्म हो सकता है या कैसे इसको समाप्त कर सकते हैं। तो ये चर्चा में भी थे पॉइंट अपने आप में, और अपना ओपिनियन जोड़ दिया मैंने, एनालाइज हो गया यहाँ पर। हमेशा याद रखिएगा, एनालाइज जब भी लिखा जाएगा पॉइंट्स में ही लिखा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन मिल जाए एनालाइज करने को, हमेशा पॉइंट्स में ही लिखा जाएगा, उसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, एनालाइज विश्लेषण मतलब पॉइंट्स में ही लिखा जाएगा। इसको पॉइंट्स का विकल्प नहीं है यहाँ पर, पॉइंट्स में ही लिखना पड़ेगा आपको, ये आंसर, इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारी सॉफ्टवेयर बनाने की फील्ड में सॉफ्टवेयर मेकिंग वर्ड आता है सॉफ्टवेयर एनालाइज करना। जो टेस्टिंग होती है, सॉफ्टवेयर बन जाता है कोई, तो एक टीम होती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम होती है पूरी, वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करती है। तो कई बार बोलते हैं सॉफ्टवेयर एनालाइज टीम। वो करती क्या है, सॉफ्टवेयर ने बना दिया, मान लो सॉफ्टवेयर के अंदर लिखे हैं हजारों लाइन लिखी हैं, हजारों लाखों लाइन लिखी जाती है कोडिंग करते समय। तो वो करते क्या है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, हजारों लाइनों को बांटते हैं कई पार्ट में, और एक एक पार्ट को वो एनालाइज करते हैं। इस पार्ट में गलती तो नहीं है कोई, उनका व्यू पॉइंट लास्ट में कि नहीं गलती नहीं सही है, सेकंड पार्ट इसमें गलती नहीं सही है, नहीं कर क्या रहे हैं, वो पार्ट्स में काम कर रहे हैं। वो टीम है सॉफ्टवेयर एनालाइजर टीम मेरी, जो काम कर रही है सॉफ्टवेयर को तोड़कर, वही काम आपको करना है। हिंदी में अपने बात हैं हम लोग विश्लेषण, कई चीजों को जोड़कर, कई चीजों को श्लेष करके बनाई गई चीज, विश्लेषण, श्लेष करके बनाई गई, जोड़ के बनाई गई चीज जो गुथी हुई है, चिपकी हुई है, उसको अलग करना है। तो एनालाइज कर लीजिए इसको आप हिंदी की भाषा में तोड़ लीजिए, मेरी भाषा में तोड़ लीजिए, कुल मिलाकर आपको पॉइंट्स बनाने ही पड़ेंगे, इसका विकल्प नहीं है। जब भी एनालाइज हो, पॉइंट्स में दिखना चाहिए आपका आंसर। हो भाई ये बात मेरी यहाँ पर। और लास्ट में एक पैराग्राफ छोटा सा, जो आपका ओपिनियन दिखाता हो, आपका व्यू पॉइंट दिखाता हो, कि आपको लगता है खत्म हो जाएगी समस्या, नहीं होगी, जो भी आपको लगता है, एक छोटा सा व्यू पॉइंट आपका। ठीक है, वहां पर मुझे बात क्लियर है? चलिए, हाँ ये देना पड़ेगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा। जैसे हमारी सॉफ्टवेयर टीम टेस्ट करती है, तो पहला पैराग्राफ पढ़ा उसने, यहीं पे कमेंट करती है वो, जनाब ये क्यों है, यहाँ पर कमेंट हल क्या लिखा जाता है, कमेंट क्यों है यहाँ पर, तो हल क्या कमेंट जोड़ा जाता है इसमें फॉरवर्डिंग बाद में नहीं लिखेंगे आप। आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। कुछ पॉइंट उसका सेल्फ एक्सप्लेनेबल हो तो आपको नहीं लिखना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि ऐसा पॉइंट लिखकर सिर्फ पॉइंट से ही काम चल जाएगा, उसमें अपने आप ही कुछ कह रहा है, तो नहीं लिखिए, मत एक्सप्लेन मत कीजिए उसको फिर आप। चलिए दोस्तों, तो ये एक वर्ड है आपको काफी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। लास्ट ईयर के बजट में कुछ वर्ड कहे गए थे, भारत को रूपांतरित करना, स्वच्छ करना, ऊर्जावान बनाना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 2000 बजट में सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का विश्लेषण करें। फिर आगे पॉइंट्स, प्रस्तावित उपाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट थे बजट में, 10 को एनालाइज कर दीजिए। टीईसी को अचीव करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी, क्लीन, टीईसी को अचीव करने 10 पॉइंट सरकार ने जो बताए थे लास्ट ईयर बजट में, उठा के छापिए, एक एक पॉइंट को समझा दीजिए। 250 वर्ड है, काफी स्पेस है, लिख पाएंगे इसको? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, उसमें माफियों की बात है ही नहीं यार। आप ब्यूरोक्रेट होकर बजट नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा ना। बजट इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ना पड़ेगा दोस्त। मतलब मुझे याद है, मैं बजट के क्वेश्चन अब याद कर रहा हूँ, एग्जाम में जो मैं पढ़ाया था फरवरी मार्च में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिख रहे सीधे सीधे मुझे यहाँ पर आकर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन जो आया मुझे याद भी याद है, मैं एग्जाम्पल भी समझा रहा था कि आजकल बहुत पहलवानों के विज्ञापन दिखाने लगे म्यूचुअल फंड के वो लोग। तो मैं कहा था क्वेश्चन आ सकता है, कभी यूपीएससी पूछ सकता है, जब सरकार का ध्यान गया टैक्स लगाने के, तो यूपीएससी ध्यान लगा सकता है इसके ऊपर। आजकल कॉमन मैन म्यूचुअल फंड खरीदे सर, लोग ध्यान दे रहे हैं इसके ऊपर, म्यूचुअल फंड के लगातार विज्ञापन बढ़ रहे हैं। तो यूपीएससी सीधा क्वेश्चन पूछा म्यूचुअल फंड के ऊपर आपके साथ। पहला क्वेश्चन बात करिए आता है अफोर्डेबल एनर्जी का, सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। यानी सर्वे से ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे गए हैं। चलिए बात करेंगे उस पर। तो पढ़ना पड़ेगा बजट, आपको दो राय नहीं है इसमें। समझ आ रहा है मुझे यहाँ पर? एनालाइज का मतलब क्या हुआ? प्रस्तावित उपाय, उपाय नंबर 1, उपाय नंबर 2 जो लास्ट ईयर बजट में कहे थे जेटली साहब ने, समझ लेते हैं एक बार, हम देख लेते हैं आपके साथ। कंटेंट मैटर नहीं करता, पूरा ही बजट, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। लास्ट ईयर के बजट में जो टीईसी की बात उन्होंने की थी, टीईसी के लिए ट्रांसफॉर्म एनर्जाइज क्लीन इंडिया, ट्रांसफॉर्म एनर्जाइज क्लीन इंडिया टीईसी कॉन्सेप्ट दिया था। इसे अचीव करने के लिए 10 पॉइंट गिनाए थे हमारे जेट। ये 10 थीम थी टीईसी को अचीव करने के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, अवसरचना, पब्लिक, ये 10 पॉइंट आपको अचीव करने थे, इनको लिखना था। तो ये है प्रयास जो अचीव करेंगे 3 टीईसी को। छाप दीजिए आराम से, आंसर तैयार हो गया आपका। तो 10 पॉइंट ये तो है। एनालाइज मतलब क्या? पॉइंट्स। तो 10 पॉइंट आपको एग्जामिनर से पूछ ही लिया आपसे।
तो याद रखिए हमेशा एनालाइज मतलब होगा पॉइंटर्स में, तो यहां पॉइंट बनाने ही बनाने हैं, पैराग्राफ बनाने की क्वेश्चन मत कीजिएगा, वरना कंफ्यूज। पैराग्राफ छोटा सा हो, आपको मन नहीं करता 1 2 3 नहीं आती गिनती, कोई बात नहीं, छोटे पैराग्राफ बनाइएगा, 3 4 दिखे एग्जामिनर को उसमें। तो भाई ये बात हमारी है। कहां गया हमारा क्वेश्चन? तो एक एनालाइज एक वर्ड हुआ आपके साथ। एक वर्ड होता है जो हमने बेसिक था पीछे, एग्जामिन या परीक्षण करना। बहुत कॉमन वर्ड मिलेगा आपको एग्जामिन में, परीक्षण करना या एग्जामिन करना। इसमें क्या आएगा? परीक्षण करना लिखा होगा। कई बार इसको जैसे भी देख रहे थे हम लोग, गुण दोष लिख देते हैं कई बार, गुण दोष बताइए इसके। तो परीक्षण करना, एग्जामिन करना, गुण दोष पूछ लेता है उसके, कहीं ना कहीं वो मेरिट डीमेरिट पूछ लेता है कई बार, वो मेरिट डीमेरिट क्या है इसके, गुण दोष क्या है इसके, इसका एग्जामिन करने को कह सकता है वो आपसे। तो मेरिट डीमेरिट क्या है इसके, तो ये शब्द एक बहुत काम का मिलेगा एग्जाम में आपको। क्वेश्चन देखते हैं अगर मिल रहा है मुझे इस पर कोई, तो ये पीछे था, मैं दिखा था क्वेश्चन एक। उपायों सुझाइए, इसमें देख लेते हैं, परीक्षण कीजिए। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन में संगा। पीपीपी मॉडल के अधीन संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भारत में विमान पत्तनों के विकास का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया थ्रू द जॉइंट वेंचर्स अंडर द पब्लिक प्राइवेट मॉडल। समझ में आया मुझे क्वेश्चन? ये परीक्षण जब करना होता है, एग्जामिन करना होता है, तो हम क्या करते हैं? कॉपी चेक करते हैं आपकी, आपका आंसर चेक करते हैं, उसमें सही गलत क्या लिखा है देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है इसके सही या गलत होने का आपको पता करना है। ये स्टेटमेंट इससे देता, हमेशा देखिएगा परीक्षण जब भी लिखा होगा उसके पहले एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। यहां पर आपको जस्टिफाई करना है वो सही है या गलत है। सही है तो एविडेंस दीजिए कुछ, गलत है तो एविडेंस दीजिए कुछ। जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अधीन भारत में जो जॉइंट वेंचर बन रहे हैं उससे इंडिया में एयरपोर्ट का विकास का परीक्षण करना है। विकास हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है तो कितना अच्छा हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। परीक्षण करना है, गुण दोष देखने हैं कि यार ये स्टेटमेंट जो दिया है वो सही कितना है। तो आमतौर पर एग्जामिन में हम लिखते हैं यहां पर किसी भी पक्ष को सही या गलत ठहराना। जो स्टेटमेंट दिया है ये सही है या गलत है, विद एग्जांपल प्रूव कर दीजिए। तो परीक्षण का मतलब होता है जो आपको कॉपी चेक होने मेरे हाथ में आई है उसका मुझे परीक्षण करना है, तो सही लिखा है या गलत लिखा है मुझे चेक करना है। तो स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो याद रखिएगा जब भी परीक्षण करने को आए तो वो स्टेटमेंट या तो सही होगा, और सही होगा तो एग्जाम्पल दीजिए सही होने के कारण क्या है उसके, या वो गलत भी हो सकता है, या वो दोनों पक्ष भी हो सकते हैं। आपको अपना व्यू भी देना पड़ेगा यहाँ पर। तब वो स्टेटमेंट आपको लगता है दोनों चीज सही है लेकिन सही का वेटेज ज्यादा है, गलत का वेटेज कम है, तो मुझे लगता है नहीं यार बात सही है, सही की तरफ जा रही है। तो परीक्षण करना मुझे लगता है कि आंसर सही भी है लेकिन कुछ गलतियां भी हैं, तो मैं कमेंट कर दूंगा लास्ट में यार ये बात रह गई आपकी, वरना आंसर सही था। तो परीक्षण करना क्या हुआ, आपने पढ़ा स्टेटमेंट, पढ़ा पूरे ज्ञान, सही बताइए सही क्यों है वो और वो गलत क्यों है। आपको लगता है नहीं यार मॉडल से विकास तो हुआ है लेकिन एयरपोर्ट महंगे बन गए, एयरपोर्ट बने तो हैं 100 लेकिन महंगे बन गए। देश में फ्लाइट आम आदमी की पहुंच में तो आ गई लेकिन फ्लाइट देर से चल रही है। देश में एयरपोर्ट सरकार नहीं बना पाती लेकिन लैंड एक्विजिशन का मुद्दा आ गया। यानी गुण दोष अच्छा भी है बुरा भी है। समझ में आ रहा है मुझे? मिलता है ये मेरिट डिमेरिट, दोनों पॉइंट ढूंढिए मेरिट डिमेरिट के, और अपने एक ओपिनियन नहीं पूछा गया, बस प्रूव कर दीजिए इस बात को। समझ पा रहे हैं हम लोग आंसर में? यदि पूछा जाए परीक्षण का मतलब क्लियर है मुझे परीक्षण क्या है, यहां पर आपसे गुण दोष मेरिट डिमेरिट उस बात को सही या गलत करने के पॉइंट्स में आपको फेवर में बातें लिखनी है, पॉइंट देने पड़ेंगे, डेटा देना पड़ेगा अपनी बात को प्रूव करने के लिए। मैं कहता हूं देश में 100 एयरपोर्ट बन गए, अच्छी बात है, लेकिन देश के एयरपोर्ट में एयरपोर्ट फीस बहुत ज्यादा है, ये बुरी बात है। देश में रिमोट एरियाज में छोटे शहरों में एयरपोर्ट बन गए, अच्छी बात है, लेकिन वो एयरपोर्ट अभी भी आम आदमी की पहुंच में नहीं है, ये बुरी बात है। समझ में आया मुझे? यहां पर दोनों को बैलेंस करते हुए गुण दोष की बात मैं कर रहा हूं, यही है परीक्षण करना। एग्जामिन करना यानी कि इसको आप एग्जामिन कर रहे हैं सही या गलत क्या है उसके बारे में। हो पाएगा टर्मोलॉजी हमारी? कितनी हो गई टर्मोलॉजी? 3 या 4? 3 हो गई। चलिए आएंगे और पढ़ेंगे आपके साथ शॉर्ट टर्मोलॉजी देखते हैं। विश्लेषण हो गया, गिव रीजंस। देखिए जब भी बहुत सिंपल है, ऐसा पूछा जाए कारण बताइए, गिव रीजंस, उपाय सुझाइए, गिव ओपी और ओपिनियन, गिव सॉल्यूशन, तो बहुत सिंपल सा होता है। तो इसमें मुश्किल नहीं होना चाहिए, फैक्चुअल चीज है। कुछ कह रहे हैं दोस्त? आ रहा हूं उस पर, मैं आ रहा हूं, मिलेगा तो मैं दिखता हूं, मिलेगा जरूर, चिंता ना करें। 9-10 चीजें होती हैं। समझ में आ रहा है मुझे? कारण बताइए या उपाय सुझाएं, चीज एक ही है। आपसे पूछा गया आप गिना दीजिए पॉइंट्स, कारण गिनाइए तो कारण जरूर गिनाइए पॉइंट्स में, 1 2 3 4 5 6 जो भी आपको आते हैं। उपाय सुझाइए पॉइंट्स में गिनाइए,
1 2 3 4 5 जो भी आपको आते हैं। तो जब भी आपसे नंबर पूछा जाए, कारण गिनाइए, सूची बनाइए, इंडेक्सिंग कीजिए, उपाय बताइए, तो उपाय हमेशा पैराग्राफ में नहीं होगा, उपाय हमेशा पॉइंट्स में होंगे। तो हमेशा पॉइंट गिनाइए, एग्जामिनर को जितने ज्यादा पॉइंट उतने ज्यादा मार्क्स। तो यह आप ध्यान रखिएगा, कारण गिनाने में, उपाय गिनाने में इस प्रकार की चीज पूछा जाए। अब देखिए, एनालाइज भी करना है एंड सजेस्ट मेजर्स भी करना है। तो एनालाइज भी कीजिए आराम से कि समस्या क्यों है, पॉइंट्स गिनाइए, फिर उपाय बताइए। यानी क्या पूछा है उससे सवाल देखते हैं एक बार आपके साथ। अच्छा सवाल लग रहा है तो कल ही करा था मैंने, खैर छोड़ दीजिए। तो आप समझ सकते हैं, मैं कल ही पॉइंट गिनाए थे आपको, क्या पॉइंट्स हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगी, इंक्लूसिव ग्रोथ के फैक्टर क्या क्या है, क्या क्या होती है इंक्लूसिव ग्रोथ, पूरा आंसर फॉर्मेट भी देखा था हम लोगों ने। एनालाइज एंड उपाय, समस्या क्या है, क्यों नहीं हुई समावेशी विकास, क्या क्या किया जाए समावेशी विकास के लिए, उपाय का एनालाइज क्यों नहीं हुआ, क्या किया जाए, दोनों पॉइंट्स आ गए आपके, आंसर तैयार है। तो एनालाइज करना और साथ में सजेस्ट देना है यहां पर। चलिए, और ओके, विवरण, इसको देखते हैं, नई टर्मिनोलॉजी हमारे लिए। विवरण, अकाउंट, विवरण देना, गिव एन अकाउंट की बात करें आपके साथ, इसका मतलब क्या होता है? विवरण देना, गिव एन अकाउंट, कई बार डिस्क्राइब लिखता है इसको हिंदी में, माफ की इंग्लिश में डिस्क्राइब करता है, कई बार उल्लेख करना कहते हैं हिंदी में इसको हम लोग, उल्लेख कीजिए, विवरण दीजिए, वर्णन दीजिए, गिव एन अकाउंट, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन, इंडिकेट, पॉइंटिंग आउट, बहुत सारे वर्ड होते हैं इसके लिए। इंडिकेट करना, सूची बनाइए, तो ऐसे बहुत सारे इंग्लिश वर्ड होते हैं, हिंदी वर्ड चलते हैं। उल्लेख करना, इसी में एक वर्ड आता है, उल्लेख कीजिए, विवरण दीजिए, वर्णन कीजिए, सूची बनाइए, पॉइंटर्स की बात करता है वो, सूची बनाने की बात करता है, ये सब होते हैं आपके इस कैटेगरी में। अब यहां पर पूछा है विवरण देना, मुझसे कहा था आशीर्वाद बताओ यार आज का दिन कैसा है, वर्णन करो। तो मैं क्या करूंगा, यार आज का तापमान इतना है, आज बड़ी सुहाना मौसम था, सुबह धूप आज ऐसी खुली थी, अब बड़ा गर्मी बढ़ गई है। बात पॉइंट्स ही कर रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर कुछ एनालिसिस कर रहा हूं क्या, यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर मैं ओपिनियन दे रहा हूं क्या, अपना वर्णन कर रहा हूं ना, जनाब ऐसा ऐसा हुआ। मुझसे पूछा कि यार अकबर या पानीपत की लड़ाई में क्या हुआ, वर्णन करो, क्या हुआ पानीपत की फर्स्ट लड़ाई में। मैं कहूंगा यहाँ से इब्राहिम लोदी आया, यहाँ से बाबर गया, उसके बाद ये सेना थी, उसके बाद ये सेना थी, उसने ये तोप का प्रयोग किया। वर्णन क्या कर रहा हूँ, फैक्चुअल है, ऑब्जेक्टिव है। तो वर्णन शुड बी ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्शन शुड बी ऑब्जेक्टिव, हमेशा वो एक वस्तुनिष्ठ होगा, माफ कीजिएगा क्या कहेंगे हम लोग, हाँ ठीक है, ऑब्जेक्टिव होगा हमेशा, एक हमेशा पॉइंटर्स में होगा वो। वर्णन जब भी होगा पॉइंटर्स में होगा। याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन पूछा जाए आपसे, सूचीबद्ध, मैंने आपको कहा एक वर्ड है सूचीबद्ध करना। तो सूची कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सूची बना दिया आपने। तो वर्णन करना, उल्लेख करना, विवरण देना, सूची बनाना, कुछ भी आ जाए, आपको सिंपल पॉइंटर्स देने हैं, पॉइंटर्स विथ इंफॉर्मेशन, विथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं आपके साथ, भारत के विकास या न्यूक्लियर पावर का विकास का विवरण देना है। ओके, आजादी के बाद डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में भारत का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया गया। भारत ने पहला रिएक्टर अप्सरा के नाम से बनाया। भारत ने 3 चरणीय कार्यक्रम जारी किया। पहला चरण यूरेनियम या PSWR वाला था, दूसरा चरण FBR था, तीसरा चरण थोरियम बेस्ड रिएक्टर था। अभी हमने 20 रिएक्टर बना लिए हैं। जो भी आपको लगता है अच्छा सजाते हुए शब्दों में फ्लो बनाना है, विवरण देना है, क्या हुआ है 70 सालों में। समझ में आ रहा है मुझे यहाँ पर क्वेश्चन। बी फैक्चुअल, बी डेटाफुल, यहां डेटा की जरूरत पड़ेगी आपको, जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। विवरण देना, यार बहुत सीधी बात है, मैं कहूं यार कि एक राजा था जो आया था मध्य एशिया से, एक राजा था आया था, तो लड़े और कुछ कुछ हुआ वहां पर। अब मैं नाम बताता हूँ, स्टोरी इंपैक्ट होता है। बताता हूँ अकबर आया यहाँ से, या बाबर आया यहाँ से इब्राहिम लोदी आया, इसका सेनापति का ये नाम था, ये खानवा की लड़ाई में लड़े, ये यहाँ पर लड़ाई इनके बीच यहाँ पर हुई, तो स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती है, वर्णन इंटरेस्टिंग होता है। तो वर्णन, विवरण, डिस्क्रिप्शन, उल्लेख, सूचीबद्ध, हमेशा डेटा का यूज कीजिए, बिना डेटा के आंसर नहीं माना जाएगा। वो समझ में आ रहा है, कोर आइडिया पकड़ना है, यहाँ पर अंतर क्या है। बहुत सारी चीज हमने और भी देख ली, यहां पर डेटा आपको लिखना पड़ेगा, चिन्हित कीजिए, इसी में आएगा डेटा, आएगा उसके अंदर डेटा भरना पड़ेगा आपको अपने आंसर में। डेटा के बिना आंसर नंबर नहीं मिलेंगे, तो याद रखिएगा डेटा जरूर भरिएगा इस प्रकार की चीजों में। अगर लगता है वर्णन तो एक आध दो डेटा और ले लीजिए। अगर आपको लगता है मैंने क्वेश्चन दिया वर्णन पर, तो मुझसे पूछ लीजिए 2-4 डेटा और दे दीजिए इस पर। कहानी बननी चाहिए, कहानी दिखनी चाहिए आपको, उसके अंदर स्टोरी फॉर्म करना है। जैसे कि भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में इसरो के महत्व का वर्णन करें, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इसरो इंडिया इंडियाज सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कर पाएंगे? 70 सालों का इतिहास भारत का, या 50 सालों का इतिहास इसरो का। 67 में इसरो बना, आर्यभट्ट लॉन्च हुआ, पहली बार हमने इनसेट लॉन्च किया 1982 में, भारत में टेलीकास्ट
कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। 88 में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च हुई, जिससे हमने रिसोर्स का पता करना शुरू किया। आज भारत के पास चंद्रयान मंगलयान तक मिशन जा चुके हैं, जो भारत के सोशल इकोनॉमिक में पॉइंट्स बताते हैं यहाँ क्या हुआ लॉन्च, इससे फायदा क्या हुआ। रिमोट सेंसिंग, इसका फायदा रिसोर्स खोजने में। इनसेट, इसका फायदा कम्युनिकेशन में। ओशन सेट, समुद्रों का संसाधन पता करने में। यानी कि इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं आप डेटा के साथ। तो डेटा फुल आप डिस्क्राइब कर रहे हैं चीजों को, ये हुआ यार, इसरो ने पीएसएल बनाया, जिससे बनाया, पैसा कमा रहे हैं, फॉरेक्स मिल रहा है हमको। आज हमने 100 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए एक साथ, दुनिया में नाम हो गया भारत का, काफी दुनिया में एक स्पेस पावर बन गए हम लोग। बता दिया आपने बातें, सारी बातें कहेगा यार पॉइंट्स में विद डेटाज। यहाँ पर समझ में आया मुझे विवरण का मतलब क्या हुआ। विवरण, व्याख्या, माफ कीजिए, विवरण आ जाए, वर्णन आ जाए, सूचीबद्ध आ जाए, सब काम आपको यही करना है। उल्लेख करना बहुत होता है, उल्लेख करना बहुत कॉमन फीचर मिलेगा आपको। डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन, पॉइंटर्स, गिवन अकाउंट, सब में यही काम करना है। गिवन अकाउंट, अकाउंट बनाते हैं 1 2 3 4 5 7 बना दीजिए आराम से। अकाउंट हमेशा भरा होता है डेटा से, जानकारी डेटा से भरी होती है, डेटा भरी आराम से इसके अंदर। समझ में आ रहा है कहां डेटा भरना है, कहां डेटा नहीं भरना है आपको। ये बड़े एक आध फॉर्मेट और लेते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन फिर आ गया वर्णन का, देखिए एनडीए में किस घटना की बात हो रही है, सुनामी की बात हो रही है। एनडीए में सुनामी घटनाओं के लिए जोखिम को कम करने की तैयारियों का वर्णन कीजिए। तैयारियों का वर्णन। नंबर 1, सुनामी अलर्ट अर्ली वार्निंग लगाया जाएगा। नंबर 2, कोस्टल लाइन को सिक्योर किया जाएगा। नंबर 3, मैंग्रोव्स का काटे नहीं जाएंगे। नंबर 4, समझा रहे हैं, यहां पर वर्णन कर दिया आपने क्या क्या करना है। तैयारियों का वर्णन पॉइंट में ही होगा हमेशा, ये पैराग्राफ नहीं बन सकता एक पूरा कि कहानी लिखने बैठ जाए एक पैराग्राफ लिखते हैं पूरा, नहीं, पॉइंटर्स दिखने चाहिए एग्जामिनर को। वर्णन है, दिखना चाहिए वर्णन किया है आपने बकायदा। हो पाएगा पॉइंट हमारे यहां पर। चलिए, जहां पर पूछा है तैयारियों का वर्णन, तो बता दीजिए इंक्वायरीज की सहायता से सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर लगा दिया गया है। देश में कोस्टल एरिया में मैंग्रोव वनस्पति को न काटने की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी आपने फैक्चुअल भी जोड़ दिया और वर्णन भी हो गया आपका। समझ आ रहा है वर्णन का मतलब। चलिए, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है, विश्लेषण हम कर चुके हैं। गंभीर चुनौती है, क्या क्या मैंने आपसे कहा, उपाय सुझाना, हल सुझाना, कुछ भी होगा तो फैक्चुअल होगा, इसमें मुश्किल नहीं आएगी। इस पर कुछ ही पूछा जाए तो बहुत सिंपल चीज है। एक आध एग्जामिनर और देख लेते हैं, हमको मिल जाए यहाँ पर। उपायों को सुझाइए, कौन सी चुनौतियां हैं। समालोचनात्मक, अब आते हैं इस पर, मेन टॉपिक है समालोचनात्मक, या इसको बोलते हैं एग्जामिन क्रिटिकली। क्रिटिकल वर्ड यहाँ पर क्या है, ये बहुत कॉमन फीचर है, पूछा जाता है एग्जाम में। क्रिटिकल होना, क्रिटिकल कमेंट करना, क्रिटिकल इवेल्युएट करना, क्रिटिकली इसको एग्जामिन करना, क्रिटिकल इसको कमेंट, समालोचनात्मक परीक्षण करना, समालोचनात्मक मूल्यांकन करना, समालोचनात्मक टिप्पणी करना, बहुत कॉमन वर्ड है। तो क्या होता है समालोचना का मतलब यहाँ पर, क्रिटिकल या क्रिटिक्स का मतलब क्या है यहाँ पर। समालोचना क्या मानते हैं, इसका मतलब क्या है अपने आप में। नेगेटिव होना, जी नहीं, निष्पक्ष होकर सोचना, फ्री एंड फेयर होकर सोचना। समालोचना मतलब ये नहीं कि नेगेटिव होना, यहां पर आपसे एग्जाम उम्मीद करता है फ्री एंड फेयर होकर सोचें, एक न्यूट्रल होकर सोचें टॉपिक के बारे में। यहां पर पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे और अपना ओपिनियन दे देंगे। आप ओपिनियन देना चाहें दे सकते हैं इस पर अपना। कुल मिला के देखना आपको कंप्रेहेंसिवली है, उसको एक बड़े विशद रूप में आपको देखना है चीज को, पर छोटे से नैरो माइंड होकर नहीं देखना है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहां पर। भारत ने चंद्रयान मंगलयान सफल किया, अच्छी बात है, लेकिन मानव मिशन में प्रवेश का साहस नहीं किया है। आलोचना हो रही है सरकार की, इसरो की आलोचना हो रही है। मानव सहित अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करने में टेक्नोलॉजिकल और ऑपरेशनल मुख्य रुकावटें क्या हैं। क्रिटिकल इवेल्युएट करना है या क्रिटिकल इसको परीक्षण करना है, उसका एग्जामिन करना है। अब देखिए क्रिटिकल का मतलब क्या है। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखिए इसके बारे में कि भारत ने मंगलयान लॉन्च किया, चंद्रयान सफल रहे हैं हमारे, लेकिन मानव मिशन लॉन्च नहीं किया। तो इसमें पॉजिटिव क्या है, हमने मानव मिशन भले ही लॉन्च ना किया हो, लेकिन मानव मिशन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। हमने पीएटी टेस्ट कर लिया, हमने स्क्रैम जेट टेस्ट कर लिया, हमने क्रू मेंबर का एक मॉड्यूल ऊपर भेज के देख लिया, हमने स्पेस रिकवरी एक्सपेरिमेंट कर लिया, यानी हम सफल रहे हैं, यानी हम आगे बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव गिना दीजिए 4-5 पॉइंट, हमने ये काम किया है। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव्स हैं कुछ, क्वेश्चन में दिख रहा है प्रौद्योगिकी और ऑपरेशनल रुकावटें हैं। अभी भी हमने कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं भेजा है, अभी भी हमने कोई मैन मिशन या एनिमल मिशन या हमने किसी भी रोबोट कर के नहीं भेजा है, अभी भी एक सफल पूरा मिशन नहीं किया। हमने क्या किया है, टुकड़े करके चेक कर लिया, ऊपर जा सकते हैं एक मिशन, नीचे आ सकते हैं दूसरा मिशन, खाली चैम्बर भेज के देख लिया तीसरा मिशन, पैराशूट से नीचे करेंगे चौथा मिशन,
इमरजेंसी फेल हो जाए, पैड टेस्ट 5वां मिशन, तो अलग करके देख लिया, लेकिन कंप्रेहेंसिव एक साथ करके नहीं देखा। तो ऑपरेशन हमने भी नहीं करके देखा है, बड़ी करावट है कि ऑपरेशन हमने करके नहीं देखा। बता दिया आपने। निष्पक्ष होकर देख रहा हूं मैं इसरो को, बिल्कुल ऐसा नहीं कि अपना इसरो सब कुछ भाग्य विधाता टाइप का है, नहीं, इसरो निष्पक्ष होकर देख रहा है, गलतियां हैं तो बात करेंगे आपके साथ। दूसरा, इसरो ने कहा है कि मानव मिशन भेजेगा जीएसएलवी की सहायता से, वो तो जीएसएलवी सफल हो गया क्या हमारा? जीएसएलवी की फेलियर्स बहुत सारी हैं, जीएसएलवी का सक्सेस रेशियो उतना नहीं है इतना का पीएसएलवी का है, टेक्नोलॉजिकल एंड ऑपरेशनल रुकावट है। तो बताइए जीएसएलवी अभी भी बहुत ट्रायल फेज में है, अभी बहुत इनिशियल फेज में जीएसएलवी उतना सफल नहीं हुआ जितना कि पीएसएलवी हो चुका है। पीएसएलवी की 42 में से 40 फ्लाइट सक्सेसफुल है, जीएसएलवी का रेशियो 6 में से 3 का है। 50% चांस फेल होने के, यानी 3% 50% चांस है कि मेरे मानव ऊपर जाएं और लौट के ना आ पाए। तो ऐसे में रिस्क लेंगे हम लोग क्या? नहीं लेंगे। तो बताइए नेगेटिव पॉइंट, जीएसएलवी का सक्सेस रेशियो काफी कम है कंपेयर टू पीएसएलवी। और इसरो ने कहा है भेजेंगे तो किससे भेजेंगे? जीएसएलवी से। तो ऑफकोर्स फेल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल और ऑपरेशनल बैरियर है ये, समझ आया मुझे? यहां पर निष्पक्ष होकर देख रहा हूं जीएसएलवी को मैं। तीसरा पॉइंट मैं कह सकता हूं जीएसएलवी के बारे में या इसरो के बारे में कि इसरो का जो बजट है वो मानव मिशन भेजने के पर्याप्त नहीं है। मैं फ्री होकर देख रहा हूं ना यार, मैं लगता है कि नासा का मानव मिशन 10,000 करोड़ में जाता है और इसरो का बजट नहीं है 2,000 करोड़ का हमारे। तो सैटेलाइट भी लॉन्च करना है बेचारे को, अपना तैयारी भी करनी है और भी काम करने हैं, मानव मिशन की बात कर रहे हो आप, तो पर्याप्त बजट का अभाव है। मुझे लगता है ऑपरेशनल बैरियर है कहीं ना कहीं कि इसके पास पर्याप्त फंडिंग नहीं है। निष्पक्ष होकर देखना। तारीफ करी मैंने इसरो की बढ़िया से आराम से, जो है पॉइंट तारीफ करने लायक, जहां कमियां हैं वहां कमियां गिना दी मैंने आपको। अब मैं सोचूं कि भारत सरकार पैसा नहीं दे रही, भारत सरकार बचा लूं, यहां पर छुपा लूं भारत सरकार को, नहीं, जो है सामने है। आलोचना है, सुनना पड़ेगी आपको, समझिए। समालोचना इक्वल आप ऑप्शन यहां भी दे रहे हैं और यहां भी दे रहे हैं। याद रखिए समालोचना का मतलब केवल नेगेटिव नहीं होता, समालोचना का मतलब होता है न्यूट्रल होकर देखना। क्रिटिकली इसको आप एग्जामिन कर रहे हैं न्यूट्रल होकर, पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में आ रहा है? परीक्षण तो लिखा ही उसके अंदर है, परीक्षण जब भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव छुपाई होगा उसके अंदर। लास्ट में आपका एक छोटा सा ओपिनियन, आपको क्या लगता है, और जब भी आपको ओपिनियन मांगा जाए आप न्यूट्रल होकर दीजिए, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होकर दीजिए, आशावादी दृष्टिकोण कि मानता हूं कि सफल हो सकता है, आवश्यकता है इन कमियों को दूर किया जाए, फंड जारी किए जाएं और थोड़ा सा समय दिया जाए हमारे अंतरिक्ष इसरो को, जिससे आने वाले दिनों में मानव मिशन पहली बार में ही पूर्णतः सफल हो जाए। मोर फ्यूचरिस्टिक, मोर आशावादी दृष्टिकोण आपके आंसर में चाहिए होगा। समझ आ रहा है मुझे यहाँ पर क्रिटिकल मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव, नेगेटिव और एक छोटा सा ओपिनियन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ। मूल्यांकन करना हो मूल्यांकन कर दीजिए, आलोचना करना है, क्रिटिसाइज करना है, कमेंट करना है, सब कुछ कर सकते हैं। हो पाएगा कुछ कीवर्ड्स हमारे साथ आपके? चलिए, तो यहां पर मैं रोकता हूं आपकी कीवर्ड की क्लास। आज यहां पर 2-3 कीवर्ड्स बचे हैं, बात करते रहेंगे आने वाले दिनों में आपके साथ, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा पहली क्लास में इसको झेलना। तो एक क्लास और ले लेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को आपके साथ। कुछ कीवर्ड्स बचे हैं जिसमें बचा है कमेंट करना क्या होता है, इसमें बचा है मेरा कि मूल्यांकन इवैल्यूएट करना क्या होता है, ऐसे कुछ कीवर्ड्स बचे हैं 2-3। तो नेक्स्ट फ्राइडे को फिर बात करता हूं फीडबैक क्लास में आपके साथ और कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को हम लोग। हो भाई ये बात? चलिए, थैंक यू। तो मंडे को मिलेंगे आपके साथ।